तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न विद द पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन का फुल पार्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस सीरीज के फुल पार्ट को एक साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरा विश्वास कीजिए आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब प्लैनेट वेजिटा पे एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है कैकारोट और उसका बर्थ टाइम का ही पावर लेवल होता है 1 मिलियन, जिसे देख के किंग वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि एक बच्चा का पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये मे भी लेजेंडरी सुपर सैयन होगा। पर दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन नहीं है, क्योंकि लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकतें हर लड़ाई में एक ऑर्डिनरी सैयन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। पर इस केस में ऐसा नहीं है, बस गोकू की जन्म की ताकत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे ही किंग वेजिटा को पता चलता है कि एक बच्चा का पावर लेवल इतना ज़्यादा है, तो वो उस बच्चे को मारने का सोचते हैं और उसे एक दूसरे प्लैनेट पे भेज देते हैं जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है और वहाँ पे वो अकेले रहते हुए मर जाएगा। पर दोस्तों, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में भी ब्रोली को जब इस तरीके से किंग वेजिटा ने भेज दिया था तो उसके पीछे पीछे पैरागस चला गया था उसे बचाने के लिए, उसी तरह से इस कहानी में भी बार्डो जो होता है वो गोकू के पीछे चला जाता है। पर दोस्तों, इस कहानी में एक छोटा सा चेंजमेंट हो जाता है। होता यह है कि जब गोकू का स्पेस कैप्सूल स्पेस में जा रहा होता है तो वो एक छोटे से मेटियोर से टकरा जाता है, जिसके कारण से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो प्लैनेट वाम्पा की जगह प्लैनेट अर्थ पे चल जाता है। पर दोस्तों, बार्डो को ये पता नहीं चलता है, वो इसके पीछे पीछे चला जाता है और वो प्लैनेट वाम्पा पे पहुंच जाता है, ना कि अर्थ पे। और दोस्तों, वहाँ पे वो हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे उसे 2 लोग दिखते हैं, इसमें से एक ब्रोली होता है और एक पैरागस होता है। दोस्तों, बार्डो के यहाँ पे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि 2 सैयन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात किसी को पता ही नहीं होती है कि ब्रोली और पैरागस को किंग वेजिटा ने दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया था पूरी तरह से। उन्हें लगता था कि शायद ये दोनों मर चुके हैं, पर यह सच्चाई कोई नहीं जानता था कि ये दोनों अभी भी जिंदा हैं और प्लैनेट वाम्पा पे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमारी कहानी गोकू की तरफ है तो हम अपनी कहानी को गोकू की तरफ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में जैसे ही गोकू धरती पे जाता है तो उसका स्पेस कैप्सूल अर्थ पे क्रैश लैंड हो जाता है और उसके हेड पे उसी समय चोट लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी 10.5 को खो देता है और एक गुड अच्छा इंसान बन जाता है। और उसी के बाद वो ग्रैंपा गोहान को मिलता है। ग्रैंपा गोहान उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है, क्योंकि वो उन्हें की प्रेशर मेजर करने आता था, मतलब वो की को महसूस कर सकते थे किसी के भी बॉडी से। उन्हें पता चल जाता है कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे रखते हैं खुद ही और उसे ट्रेन करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही कैनन स्टोरी में गोकू ग्रेट टेप में बन के ग्रैंपा गोहान को मार देता है, इस कहानी में वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गोकू के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, तो उसके पास बर्थ से ही उसे कंट्रोल करने की थोड़ी सी पावर भी होती है, इसलिए वो ग्रेट टेप में जाता है तो उसे अपने आप पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है और वो ग्रैंपा गोहान को देखते ही पहचान जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वो बेहोश भी हो जाता है नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद। और दोस्तों, जैसे ही ये ग्रैंपा गोहान देखते हैं तो वो उसके टेल को काट तो देते हैं, पर समय के साथ उसका टेल वापस भी आ जाता है। और दोस्तों, कहानी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, ग्रैंपा गोहान उसे हमेशा ट्रेन करते थे और उसे एक अच्छा इंसान और एक अच्छा फाइटर बनाना चाहते थे, जो कि धरती के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाए। और दोस्तों, जैसे ही कहानी इसी तरह से आगे बढ़ते रहती है, एक टाइम पे एक लड़की उनसे मिलने आती है जो कि होती है बुल्मा। वो ड्रैगन बॉल के खोज में निकली हुई होती है, क्योंकि उसे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। और ग्रैंपा गोहान बुल्मा को अपना 4 स्टार ड्रैगन बॉल दे तो देते हैं, और उससे बोलते हैं कि वो अपने साथ गोकू को भी लेकर जाए अपनी मिशन पे, ताकि वो पूरी दुनिया को देख सके। बुल्मा इस बात के मान जाती है और गोकू को अपने साथ लेके जाती है। और रास्ते में गोकू सबसे पहली बार यामचा से मिलता है, और यामचा भी यहाँ पे ड्रैगन बॉल के पीछे होता है, तो वो बुल्मा से उसे छीनने की कोशिश करता है। पर गोकू क्योंकि इस जगह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो यामचा को एक शॉट में ही नॉकआउट कर देता है और उसके बाद यामचा उसके साथ मिलने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गोकू और यामचा और बुल्मा अपने जर्नी पे निकल जाते हैं। फिर इसी बीच उन लोग का मुकाबला फ्यूल ऑफ गैंग से भी होता है, पर गोकू उन सबको भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद एक टूर्नामेंट होता है जिसमें मास्टर रोशी से पहली बार गोकू मिलता है और मास्टर रोशी गोकू को हरा देते हैं। हाँ दोस्तों, मास्टर रोशी हरा देते हैं, क्योंकि गोकू के पास भले ही कितना भी ताकत क्यों ना हो, पर उसके पास वो स्किल्स अभी भी नहीं है कि वो एक अच्छे फाइटर को हरा सके। और क्योंकि मास्टर रोशी बहुत ही पुराने फाइटर हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल्स है, इसलिए वो गोकू को हरा देते हैं किसी भी तरह से करते हुए। और इसके बाद गोकू
उनसे उनका स्टूडेंट बन जाता है और उनसे सीखने के लिए चला जाता है उनके साथ। और मास्टर रोशी गोकू को उसी समय ट्रेन कर देते हैं। उसी के कुछ समय बाद रेड रिबन आर्मी की एंट्री होती है कहानी में, और वो लोग भी ड्रैगन बॉल के पीछे होते हैं अपनी इविल विश को पूरा करने के लिए। पर क्योंकि मास्टर रोशी को ये बात पता चलती है तो वो गोकू को उन लोग को रोकने के लिए भेजते हैं। और क्योंकि गोकू इस समय मास्टर रोशी के साथ भी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके पास कुछ स्किल्स भी आ रहे थे और अपनी ताकत को यूज़ करने का तरीका भी उसे पता चल जाता है, तो वो रेड रिबन आर्मी को एक ही कामेहामेहा वेव के द्वारा ख़त्म कर देता है। पर इस बीच इस कहानी में एक कैरेक्टर बच जाता है रेड रिबन आर्मी का, जो कि होता है डॉक्टर जीरो, जिसकी कहानी हम लोग बाद में जानेंगे। और फिर दोस्तों इन्हीं सब हम लोग के बाद एक और टूर्नामेंट होता है जिसमें गोकू का मुकाबला टीएन से होता है, पर गोकू टीएन को भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। पर इस बीच एक इविल किंग होता है जो कि अपनी सील से रिलीज हो चुका होता है, और वो और कोई नहीं इविल किंग पिक्लो होता है। और क्योंकि इविल किंग पिक्लो का एक बेटा होता है जो कि गोकू के फ्रेंड क्रिलिन को मार देता है, और ये जानने के बाद गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जाता है उससे लड़ने के लिए और उससे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद उसकी लड़ाई सीधे इविल किंग पिक्लो से होता है, क्योंकि दोस्तों इविल किंग पिक्लो ने अपनी विश को मांग लिया होता है अपने यूथ को। मेरा मतलब है कि इविल किंग पिक्लो ने ड्रैगन से एक विश मांगा था जिसमें वो अपनी जवानी को वापस मांगता है और ड्रैगन ये विश को पूरी कर देता है। और क्योंकि इविल किंग पिक्लो जवान हो चुका होता है तो उससे लगता है कि वो गोकू को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में एक और गोकू इविल किंग पिक्लो से हार चुका होता है, पर इस स्टोरी में दोस्तों गोकू नहीं आता है। वो एक ही अटैक में इविल किंग पिक्लो को अच्छा खासा डैमेज दे देता है। और इसके बाद जब इविल किंग पिक्लो वापस से लड़ने के लिए आता है तो गोकू उसे पूरी तरह से फिनिश ही कर देता है। और फिनिश होते होते इविल किंग पिक्लो एक को रिलीज करता है जो कि जूनियर पिक्लो का होता है। और दोस्तों इसके बाद जैसे ही ये बात कामी तक पहुंचती है कि एक बच्चे ने पिक्लो को हरा दिया है तो वो उससे मिलना चाहते हैं और पोपो को बोलते हैं कि गोकू को यहाँ पे लेके आओ, मुझे उससे मिलना है। उसके बाद गोकू कामे से मिलता है, और क्योंकि कामी देखते हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी मतलब कि एक खास बच्चा है, तो वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनने में मदद करूँगा। तो गोकू इस बात को मान जाता है और अपने सारे दोस्तों से 3 साल के लिए अलग होता है। और उसके बाद वो कामी के साथ ट्रेनिंग करते रहता है, क्योंकि कामी से बोलते हैं कि पिक्लो ने जो भी अंडा दिया है वो डायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है और वो शायद इविल ही निकलेगा, तो तुम्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि तुमने किंग पिक्लो को एक शॉट्स में ही हरा दिया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम इसे भी हरा दोगे। पर फिर भी मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और इसके साथ तुम दुनिया की भला रक्षा हमेशा कर सकोगे। तो गोकू इस बात को मानते हुए उनके साथ ट्रेनिंग करता है। और 3 साल बाद फिर से एक टूर्नामेंट होता है जिसमें गोकू और पिक्लो का फाइट होता है। और इस फाइट में गोकू जूनियर पिक्लो से मिलता है पहली बार। और क्योंकि जूनियर पिक्लो के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेटरेट होती है गोकू के खिलाफ, क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था, तो पिक्लो यहाँ पे कुछ नहीं सोचता और सीधे गोकू को अटैक करता है। और क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में गोकू का ताकत बहुत ही ज़्यादा बर्थ टाइम से ही, इसलिए वो पिक्लो से बहुत ही आसानी से जीत जाता है, उसे ज़रा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और वो पिक्लो की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरी दुश्मनी तुम्हारे पिता से थी, तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। पर पिक्लो इस बीच इस बात को नहीं मानते, वहाँ से अपने गुस्सा को दिखाते हुए चला जाता है और बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। और उसके बाद देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। दोस्तों मैं एक बात आप लोग को शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, जैसा कि कैनन स्टोरी में गोकू ने इन 5 सालों में ट्रेनिंग नहीं किया था, खुद को ट्रेन करना छोड़ दिया था, पर इस वाटिफ में गोकू ने खुद को 5 साल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेन किया है, क्योंकि उसे ताकत और बनने की मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका पावर लेवल बर्थ टाइम से ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इस वाटिफ में हमेशा ही ट्रेनिंग करता है और खुद को ज़्यादा ही ताकतवर बनाने की कोशिश करते रहता है। तो उस समय के बाद से गोकू और पिक्लो की लड़ाई हुई थी। उसके बाद 5 साल तक धरती बहुत ही ज़्यादा आराम से चल रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के बाद। पर इन 5 सालों के बाद अचानक से ही 3 स्पेस पॉड जो होते हैं वो धरती पे आकर टकराते हैं। हाँ दोस्तों 3 ना कि 1, जिसमें से एक का रेडिट्स का होता है, दूसरा वेजिटा और तीसरा नापा का होता है। इन तीनों का धरती पे आने का कारण कुछ और ही होता है। कैनन स्टोरी में रेडिट्स धरती पे आता है गोकू को खोजते हुए, पर इस वाटिफ में रेडिट्स, वेजिटा और नापा धरती पे गोकू को खोजते हुए नहीं आए हैं, वो तीनों धरती पे आए अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए, जो कि है धरती को तबाह करना, जिसे फ्रीजा ने ऑर्डर दिया था उन लोगों को करने के लिए। हाँ दोस्तों फ्रीजा ने किया था ऑर्डर। दोस्तों इस वाटिफ में रेडिट्स को पता ही नहीं है कि उसके पिता और उसके भाई दोनों ही जिंदा है। उसे यही लगता है कि वो दोनों बहुत ही पहले मारे जा चुके हैं किंग वेजिटा के वजह से,
और इसीलिए इस वाटिफ में रेडिस वेजिटा के नीचे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो कमज़ोर है। दोस्तों इस वाटिफ में रेडिस उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करता है और अपने आप को अभी तक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना चुका है उन दोनों को हराने के लिए। पर दोस्तों इस वाटिफ में वेजिटा भी है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, क्योंकि उसे पता था कि एक ऐसा बच्चा जन्म लिया था जिसका पावर लेवल बर्थ टाइम पे 1 मिलियन था। इसलिए वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करता ताकि वो एक दिन उसे भी सरपास कर सके। और इन तीनों को यही लगता है कि वो गोकू जो था कैकारोट, जिसने पावर लेवल ऑफ 1 मिलियन के साथ जन्म लिया था, वो अब तक मर चुका है। पर दोस्तों इस बात से रेडिस बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है किंग वेजिटा से और एक दिन उनसे बदला लेने के बारे में सोचता है। पर दोस्तों एज यूजुअल प्लैनेट वेजिटा को फ्रीजा ने ही तबाह कर दिया था बहुत पहले, तो क्योंकि अभी बस 3 ही 4 सैयंस है जो कि जिंदा हैं, और ये बात उन लोग को भी नहीं मालूम। उन्हें तो लगता है कि बस 3 और 3 ही सैयंस जिंदा हैं, जिनमें से एक खुद रेडिस है, दूसरा नापा है और तीसरा वेजिटा है। अपने आप को डेली ही ट्रेन करता है ताकि वो वेजिटा को हरा सके। वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है कि वो वेजिटा को हरा सके। पर दोस्तों इस टाइम पे रेडिस का जो पावर लेवल है वो 5 लाख के बराबर है, और जो वेजिटा है उसका पावर लेवल अभी 9 लाख के बराबर है। नापा का पावर लेवल दोस्तों इस वाटिफ में सेम है जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में था, जो कि था 5000। कि नापा कभी खुद को उतना ज़्यादा ट्रेन करता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है इस वाटिफ में भी। क्योंकि दोस्तों अभी भी रेडिस जो है वो वेजिटा से कमज़ोर है, इसलिए वो वेजिटा का साथ देता है। और जैसे ही वो लोग धरती को तबाह करने के बारे में सोचते हैं और कुछ उस पर अटैक करते हैं, तभी एक तरफ गोकू जो होता है वो सेंस कर लेता है कि धरती पे कोई खतरा आ चुका है और वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे अचानक से गोहान आ जाता है और अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं। तभी गोकू गोहान से बोलता है कि गोहान धरती पे लगता है कोई खतरा आ चुका है और मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। पर जैसा कि मैं उन लोग का पावर लेवल सेंस कर रहा हूँ, वो लोग एक एक करके तो मुझसे नहीं जीत सकते हैं, पर अगर वो तीनों एक साथ मिल जाएं तो मे भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। पर तभी ये बात सुन के पिकलो वहाँ पे आ जाता है अचानक से और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो गोकू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उन्हें हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ दोस्तों इस वाटिफ में पिकलो अभी से ही गोकू के साथ है, क्योंकि गोकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और पिकलो ने इन 5 सालों में खुद को ट्रेन किया, पर वो समझ चुका था कि वो शायद अभी गोकू को कभी हरा नहीं सकता है। और गोकू उससे हमेशा ही मिलने जाता था उसे कन्विंस करने के लिए कि जो मेरे प्रेरित थे वो तुम्हारे पिता से थे, क्योंकि उन्होंने धरती को तबाह करने की कोशिश की थी, ना कि तुमने। और इस बात को पिकलो मान जाता है और वो गोकू का फ्रेंड बन जाता है और साथ ही साथ वो गोहान का भी मेंटर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे गोहान भी गोकू से जिद करता है कि वो भी जाएगा लड़ने के लिए, पर गोकू उसे साफ मना कर देता है और पिकलो के साथ वहाँ पे जाने लगता है उनसे लड़ने के लिए। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तभी वो देखते हैं कि ये 3 लोग हैं जो धरती को तबाह करने के लिए आए हैं। उनके पास भी टेल है जैसा गोकू के पास था। भले ही गोकू का टेल पिछले वाटिफ में आ चुका था बीच में, पर उसे फिर बाद में एज यूजुअल कैनन स्टोरी की तरह काट ही दिया गया था और इस टाइम पे अभी गोकू के पास कोई टेल नहीं है। गोकू जान जाता है कि ये जो 3 लोग हैं वो जरूर गोकू की ही तरह, मतलब मेरी ही तरह हैं। इसी वजह से ये लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है जैसा कि मैं था, मतलब मैं हूँ। गोकू के और पिकलो के आते ही यहाँ पर वेजिटा और रेडिस और नापा को पता चल जाता है कि कोई 2 लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अभी आ चुके हैं उनसे लड़ने के लिए। क्योंकि उनके पास स्काउटर है तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग उसके पास आए हैं। पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पे रेडिस गोकू को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके आँख से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसका भाई अभी जिंदा होगा और उसे यही लगता था कि उसके भाई और उसके फादर दोनों ही मर चुके हैं। गोकू को देख के रेडिस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही जाके उसे गले लगा लेता है। पर गोकू बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और रेडिस से बचने की कोशिश करता है, पर रेडिस तभी उसे बोलता है तुम डरो मत मुझसे कैकारोट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई रेडिस हूँ। और ये सुनते ही गोकू बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि कैकारोट, ये कैकारोट कौन है और तुम मेरे बड़े भाई हो। तभी रेडिस गोकू को बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा नाम गोकू नहीं जबकि बल्कि कैकारोट है। ये सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि मेरा नाम कैकारोट है, नहीं मेरा नाम गोकू है। तभी रेडिस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे सिर में कभी चोट लगा था। तभी गोकू को याद आता और वो बताता कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला था कि मैं एक बार पहाड़ी से गिर गया था और मेरे हेड में चोट लगा था। फिर रेडिस बताता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम एक सैयन हो जिसका बर्थ टाइम कहीं पावर लेवल 1 मिलियन था और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और तुम्हें किंग वेजिटा ने किसी प्लेनेट पे भेज दिया था और हम लोग को पता ही नहीं था कि वो कौन सा प्लेनेट है, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाया। पर मुझे नहीं पता था कि वो इसी प्लेनेट पे हो तुम लोग। हमारे फादर कहाँ है कैकारोट, वो नहीं आए यहाँ पर। तो ये बात सुन के गोकू बहुत ज़्यादा हैरान होता कि हमारे फादर, मुझे नहीं पता कि हमारे फादर कहाँ हैं, मैं तो यहाँ पे अकेला आया था धरती पर, मुझे ग्रैंडपा गोहान ने पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये बात सुनकर रेडिस बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि उसके फादर अभी भी नहीं मिले उसे। पर वो गोकू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो एक बार में ही
वेजिटा से अपना साइड चेंज करते हुए गोकू की तरफ चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ काकारोट, इन लोग को मत छोड़ना, इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी जब तुम्हारा जन्म ही हुआ था तभी। तभी गोकू ये बात सुनता है, उसे गुस्सा तो आता है पर उतना नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोकू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। पर इसके बाद तुरंत ही रेडिट्स उससे बताता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ हमारे पिता को भी मारने की कोशिश की थी और तुम्हें बचाने के लिए ही हमारे पिता तुम्हारे पीछे चले गए थे और पता नहीं चला कि तुम लोग गए कहाँ पे हो, इसीलिए मैं तुम्हें आज तक खोज नहीं पाया। पर ये बात सुनते ही कि उन्होंने उसके पिता को भी मारने की कोशिश की, गोकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों, वेजिटा भले ही इस वाटिफ में 9 लाख का पावर लेवल लेके चल रहा है, पर वो अभी भी गोकू से कमजोर है, क्योंकि गोकू का बर्थ टाइम का ही पावर लेवल 1 मिलियन था और इन 5 सालों में गोकू ने खुद को क्योंकि ट्रेन किया हमेशा, इसलिए अभी का उसका पावर लेवल 25 लाख है, जो कि होता है 2.5 मिलियन। और रेड्स का तो हम लोग जानते हैं एज यूजुअल 5 मिलियन के आसपास है, सॉरी 5 लाख नॉट मिलियन। इसके बाद दोस्तों हम लोग लड़ाई देखना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वेजिटा गोकू पे हमला कर देता है और गोकू भी वेजिटा पे हमला कर देता है। क्योंकि गोकू अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है वेजिटा से, तो वो बहुत ही इजीली वेजिटा को हराने लगता है। और इसी बीच रेड्स भी नापा को मार देता है जान से, क्योंकि उससे नापा भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो हमेशा ही रेड्स को तंग करता था और उससे हमेशा ही धमकाते रहता था, क्योंकि इस समय वेजिटा का पावर लेवल ज़्यादा था रेड्स से। पर दोस्तों, क्योंकि जब यहाँ पे गोकू उसके साथ हो चुका है, तो वो जानता है कि वो वेजिटा को बहुत ही आसानी से हरा देगा। और लड़ाई हम लोग जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गोकू वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा रहा होता है। पर तभी अचानक से वेजिटा नोटिस करता है कि गोकू के पास कोई टेल नहीं है और यही उसके पास चांस है उसे हराने का। तो वो तुरंत से ही ब्लड वेव्स निकालता है और खुद ग्रे टाइप में चला जाता है। ये देख देख के रेड्स बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि वेजिटा अभी जाइंट टाइप में चला गया और अभी के लिए वो उन लोग से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। पर इसके बाद रेडिट्स भी, क्योंकि उसके पास टेल है, तो वो भी तुरंत से ग्रे टाइप में चला जाता है लड़ने के लिए वेजिटा से। पर वेजिटा इस समय उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो वो रेड्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है और गोकू पे भी भारी पड़ने लगता है। पर तभी गोकू से लड़ने के लिए एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। और इसके बाद दोस्तों पिकलो, क्योंकि अभी भी गोकू के साथ ही था, तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बार में ही उस सैयन वेजिटा का टेल को काट देता है। इसकी वजह से वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और जब ये पता चलता है कि वेजिटा नॉर्मल बेस फॉर्म में आ चुका है, तो आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि इस समय गोकू उससे एक हैंड ऊपर जा चुका है फाइटिंग स्किल्स में, पावर लेवल के मामले में। उसके बाद वेजिटा पे गोकू बहुत ही ज़्यादा हमले करता है और बहुत ज़्यादा ही की अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। और इसके बाद जैसे ही रेडिट्स को होश आता है, वो वेजिटा को मारने ही जा रहा होता है, पर तभी गोकू उसे मना कर देता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा फाइटर है और एक दिन मैं इससे फिर से फाइट करूँगा और अपनी ताकत को तब तक के लिए मैं और भी बढ़ा लूँगा। मुझे पता है कि वेजिटा भले ही एक ईविल है, पर वो बहुत ही अच्छा फाइटर है और मुझसे उससे एक और लड़ना है। जैसा कि कैनन स्टोरी में भी गोकू ने वेजिटा को जाने दिया था, इस स्टोरी में जाने दिया था, इस वाटिफ में भी गोकू वेजिटा को माफ़ कर देता है। पर दोस्तों, जैसा कि कैनन स्टोरी में वेजिटा वहाँ से भाग जाता है, इस स्टोरी में वेजिटा वहाँ से नहीं जाता है और वो यहीं पर रहने का सोचता है। और वो सोचता है कि वो गोकू के साथ ही रह के अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लेगा और उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन के उसे हरा देगा, जैसा कि उसने ओरिजिनल स्टोरी में सोचा था। तो इसके बाद गोकू रेडिट्स और वेजिटा को उठाकर कामी के लॉकआउट पे जाता है और खुद को और उन सबको हील करवाता है। उसके बाद वेजिटा बोलता है कि गोकू, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो और मैं भी हूँ और रेडिट्स भी है, तो हम लोग मिल के ज़रूर से ही फ्रीजा को हरा सकते हैं। क्योंकि गोकू, हम लोग जो भी इविल काम करते हैं वो फ्रीजा की वजह से करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और हम लोग प्लैनेट वेजिटा का बदला ले सके फ्रीजा से, क्योंकि वो फ्रीजा ही था जिसने तुम्हारे होम प्लैनेट को ख़त्म किया था। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और फ्रीजा को ख़त्म करो। ये बात सुन के रेडिट्स भी वेजिटा का साथ देता है और गोकू से बोलता है कि हाँ काकारोट, हमें जाके प्लैनेट वेजिटा का बदला लेना होगा फ्रीजा से और हमें उसे हराना ही होगा। तो इसके बाद गोकू तैयारी करते हैं फ्रीजा को हराने के लिए और उनके साथ पिकलो भी होता है। वो भी बोलता है कि मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। गोकू वेजिटा को बोलता है कि फ्रीजा कहाँ पर रहता है, हम लोग चल के उसे क्यों ना एक बार में ही ख़त्म कर दें। तभी वेजिटा बोलता है कि फ्रीजा इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो तुम उसे हरा दो। माना कि तुम्हारी पावर लेवल हम सबसे ज़्यादा है, पर अभी भी तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम फ्रीजा को हरा सको। इसी बात को सपोर्ट करते हुए रेडिट्स भी गोकू बोलता है कि काकारोट, भले ही तुम्हारा पावर लेवल सच में ज़्यादा है, पर फ्रीजा अभी भी हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हमें पहले खुद से ट्रेनिंग करनी होगी और ताकतवर बनना होगा उसे हराने के लिए।
तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो हम लोग आज से ही अपना ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वेजिटा बोलता है कि अगर हम लोग आज से भी अपना ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग उसे हरा ही दे फ्रीजा को। फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मैं तो बहुत समय से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे अभी तक कमज़ोर ही हूँ, पर कैसे हम लोग फ्रीजा को हराएंगे। तब गोकू बोलता है कि मैं किसी एक जगह को जानता हूँ जहाँ पे एक दिन 1 साल के बराबर होता है। हम लोग अगर वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी ताकतवर हो जाएंगे और फ्रीजा को भी हरा देंगे। तब ये बात सुन के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोग और हम लोग तो सब जानते हैं कि वो कौन सा जगह है, वो है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर। उसके बाद गोकू वेजिटा और रेडिट्स के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाने के लिए बोलता है। तभी उसे कामी रोकते हुए बोलते हैं कि एक बार में इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, 3 लोग नहीं। तो ये बात सुन के गोकू सबसे पहले वेजिटा के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और एक दिन जैसे ही पूरा होता है हम लोग देखते हैं कि गोकू और वेजिटा पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं। गोकू का पावर लेवल अभी लगभग 10 मिलियन के आसपास आ चुका है और वेजिटा भी 8 मिलियन के आसपास आ चुका होता है। उसके बाद अगले ही दिन पिकलो के साथ रेडिट्स भी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाता है और वो दोनों भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। और जैसे ही एक दिन पूरा होता है दोस्तों, उसका रेडिट्स भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर निकलता है। उसका पावर लेवल नियरली 7 to 7.5 बिलियन के आसपास होता है, सॉरी मिलियन। अब जब पिकलो और रेडिट्स भी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ चुके हैं तो गोकू वेजिटा से पूछता है कि क्या अब हम लोग फ्रीजा को हराने जितने ताकतवर हो चुके हैं। तो वेजिटा बोलता है कि हाँ, अब हम लोग आराम से फ्रीजा को हरा सकते हैं एक साथ मिलके। तभी गोकू बोलता है तो क्यों ना अब हम लोग फ्रीजा के पास चलें। तब इस बात पर वेजिटा गोकू को रोकते हुए बोलता है कि हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्पेस पॉड्स हैं, जबकि हम लोग टोटल 4 लोग हैं, तो हम लोग सबको ही कैसे जाएंगे। तो इसी बात को सुनकर गोकू वेजिटा को बोलता है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमारे लिए पूरी तरह से एक स्पेस शिप ही बना देंगे जिससे हम लोग स्पेस में जा सके और फ्रीजा के प्लैनेट पे जाके उससे लड़ सके। तो दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि बुल्मा के फादर होते हैं। उसके बाद रेडिट्स, वेजिटा और गोकू और पिकलो मिस्टर फादर के पास जाते हैं और बोलता है कि क्या आप हम लोग के लिए एक स्पेस शिप बना सकते हैं जिससे हम लोग स्पेस में ट्रैवल कर सके, और अगर हो सके तो उस स्पेस शिप में ग्रेविटी चैम्बर भी बना दीजिएगा जिसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग कर सके हाई ग्रेविटी में। तभी बुल्मा के फादर बोलते हैं कि मैं बना तो सकता हूँ पर मुझे कुछ समय लगेगा। तो गोकू बोलता है कि ठीक है। और दोस्तों इसी समय वेजिटा पहली बार बुल्मा से मिलता है और रेडिट्स बुल्मा की बहन से मिलता है पहली बार की टाइट्स होती है। पहली बार वेजिटा किसी लड़की को देखता है खुद में ही शर्मा जाता है और रेडिट्स के साथ भी सेम ही हाल होता है। वो पहली नज़र में ही वेजिटा बुल्मा को और रेडिट्स टाइट्स को पसंद करने लगता है। दोस्तों इसके बाद लगभग 1 से 1.5 मंथ तक का टाइम लग जाता है डॉक्टर ब्रीफ को वो स्पेसशिप बनाने में। तब तक वेजिटा, गोकू और रेडिट्स और पिकलो आपस में डेली ही ट्रेनिंग करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर ब्रीफ गोकू को बोलते हैं कि मैंने स्पेसशिप बना लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वेजिटा, रेडिट्स, गोकू और पिकलो जैसे ही स्पेसशिप में जाने लगते हैं फ्रीजा के प्लैनेट पे जाने के लिए, तभी वेजिटा के स्काउटर में एक आवाज़ आती है जो कि होती है डडोरिया की, और वो बोलता है कि लॉर्ड फ्रीजा हम लोग प्लैनेट नामेक पे पहुंच चुके हैं। ये सुन के वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होता है। जैसा कि दोस्तों मैं इस वाटिफ में कुछ सिनेरियो को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस वाटिफ में फ्रीजा को प्लैनेट नामेक पे ही भेज रहा हूँ ताकि पिकलो भी अपने हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जान सके। और दोस्तों ये आवाज़ सुनते ही वेजिटा हैरान हो जाता है और वो गोकू को बोलता है कि गोकू अब हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा स्पेसशिप का और हमें प्लैनेट नामेक पे जाना है जहाँ पे फ्रीजा भी है, और मेरे ख्याल से वो ड्रैगन बॉल्स के ही पीछे गया है ताकि वो इमॉर्टल हो सके। तो हमें जल्दी से जल्दी ही वहाँ पे जाना होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे जी वॉरियर्स में गोकू, वेजिटा, रेडिट्स और पिकलो और इन सब के साथ क्रिलिन और गोहान भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। भले ही गोकू ने बहुत मना किया हो पर गोहान ने भी बहुत जिद की थी क्योंकि वो जाना चाहता था अपने फादर के साथ, और रेडिट्स के कहने पर गोकू ने गोहान को भी ले लिया। और दोस्तों इसके बाद स्पेसशिप में गोकू, वेजिटा और रेडिट्स ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहते हैं और नॉर्मल ड्रैगन बॉल जी में गोकू ने 100 तक की लिमिट को पार किया था, बट इस टाइम वेजिटा और रेडिट्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए गोकू शुरुआत में ही 1000 की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है और वेजिटा
नियरली 800 to 900 के बीच में, और रेडिट्स भी 700 to 800 के बीच में करता है। और पिकलो दोस्तों इस टाइम 200 तक की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। और इसके कुछ दिनों बाद गोकू फ्रीजा के पास चला जाता है, जो कि होता है प्लैनेट नामेक पे। और इसके बाद वेजिटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है रेडिट्स और गोकू के साथ, क्योंकि स्पेसशिप में ट्रेनिंग करने की वजह से तीनों सेयंस की ताकत अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो आराम से ही फ्रीजा को हरा सकते हैं। दोस्तों इस टाइम पे गोकू की पावर लेवल नियरली 20 करोड़ के आसपास हो चुकी है, और वेजिटा की 16 करोड़ और रेडिट्स की 14 करोड़ के आसपास। और पिकलो भी दोस्तों इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरे ख्याल से वो इस टाइम पे सबसे ताकतवर नेमेकियन है। और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि वेजिटा रेडिट्स फ्रीजा को खोजने के लिए जाने लगते हैं, और क्रिलिन गोहान के साथ ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए चला जाता है ताकि फ्रीजा अपनी विश को ना मांग सके। और पिकलो गोकू के साथ पूरे विलेज में घूमता है और वो फ्रीजा के सोल्जर्स को खोजता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बार वेजिटा रेडिट्स डरोडिया और जाड़वान से मिलते हैं, और इन दोनों को देख कर डरोडिया और जाड़वान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और उन्हें लगता है कि ये दोनों अभी तक जिंदा है। उन्हें तो यही लगता था कि सेयन सब मर चुके हैं पूरी तरह से। और इसके बाद डटोडिया और जारवान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो सेयंस को एक बार फिर से मार सकते हैं, क्योंकि वो सेयंस को शुरू से ही नहीं पसंद करते थे। और वेजिटा और रेडिट्स भी इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और वो सोचते हैं कि फाइनली अब हम इन्हें मार सकते हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर फ्रीजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जैसे ही फाइट शुरू होता है, वेजिटा एक शॉट में ही जारवान को मार देता है और रेडिट्स डटोडिया को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और गोकू पूरे विलेज में घूमते हुए ओल्डर गुरु नामेकियन के पास पहुंच जाता है, और उन्हें पता चलता है कि इनके पास भी एक ड्रैगन बॉल है, तो ये उनसे ड्रैगन बॉल लेने के लिए जाता है। तभी ओल्डर गुरु नामेकियन बोलते हैं कि गोकू तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हारे पोटेंशियल को रिलीज कर सकता हूँ। जैसा कि दोस्तों ओरिजिनल सीरीज में गोकू का पोटेंशियल रिलीज नहीं किया गया था ओल्डर गुरु के द्वारा, पर इस पार्टिफ में होता है। और जैसे ही ओल्डर गुरु गोकू के सर पे हाथ रख के उसका पोटेंशियल रिलीज करते हैं, वो इस टाइम पे मेरे ख्याल से पूरे ड्रैगन बॉल कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बन जाता है, जिसका पावर लेवल नियरली 50 करोड़ के आसपास चला जाता है। उसके बाद ओल्डर गुरु नामेकियन पिकलो के भी पोटेंशियल को रिलीज करते हैं, और उसके वजह से पिकलो का भी पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, अप्रॉक्स 20 करोड़ के आसपास। इस समय दोस्तों गोकू और पिकलो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर जी वॉरियर्स हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ना तो ड्रैगन बॉल सही से मिल पा रहे होते हैं और उसके 2 लोग भी मर चुके होते हैं। इसके बाद फ्रीजा अपने गिन्यू फोर्स को वहाँ पे बुलाता है ताकि वो मैटर को पता कर सके, पर गिन्यू फोर्स जैसे ही आते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इस प्लैनेट पे अभी सेयंस भी हैं, और उसके बाद वो सेयंस को ख़त्म करने के लिए जाते हैं, पर वेजिटा और रेडिट्स उन्हें पहले ही देख चुके होते हैं। उसके बाद वो लोग कैप्टन गिन्यू के फोर्स को बहुत ही आराम से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वेजिटा बहुत समय से ही कैप्टन गिन्यू के फोर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था हर एक मेंबर पे, इसलिए वो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ही सारे के सारे कैप्टन गिन्यू के बंदे को बहुत ही आराम से ख़त्म कर देता है और बेरहमी से उन्हें मारता है। क्योंकि दोस्तों वेजिटा इस समय बहुत ही ज़्यादा इविल है, इसलिए वो बहुत ही बेरहमी से उन सभी को मारता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा फ्रीजा के आमने सामने होता है, और उसी समय वहाँ पे गोकू भी आ जाता है। और क्रिलिन के पास इस समय दोस्तों 4 ड्रैगन बॉल्स होते हैं गोहान के साथ, और गोकू के पास 1 होते हैं, और बाकी के जो 2 ड्रैगन बॉल्स हैं वो फ्रीजा के पास होते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे पूरी तरह से 7 ड्रैगन बॉल्स हमें पहली बार देखने को मिलते हैं प्लैनेट नामेक के। और दोस्तों इसके बाद बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए फ्रीजा इन सब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो वेजिटा पे हमला करता है, पर वेजिटा उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, और इसकी वजह से फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पर और अटैक करता है। पर इस समय वेजिटा का पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो वो फ्रीजा को बहुत ही आराम से हरा रहा होता है। इसकी वजह से फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और सीधे अपने 3rd फॉर्म में चला जाता है वेजिटा से लड़ने के लिए। पर दोस्तों इस टाइम पे भी वेजिटा को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है फ्रीजा से लड़ते हुए, पर जैसे ही फ्रीजा अपने 4th फॉर्म में जाता है वो थोड़ा बहुत वेजिटा को प्रॉब्लम देने लगता है, और वेजिटा को लगता है कि शायद अभी भी मेरा पावर लेवल उतना नहीं हुआ है जितना मैं फ्रीजा को रोक सकूं। और हम लोग देखते हैं कि देखते ही देखते फ्रीजा वेजिटा पे ओवर पावर करने लगता है, और उसके बाद उसकी मदद करने के लिए रेडिट्स भी फील्ड में आ जाता है,
और फ्रीजा से लड़ने लगता है। और दोस्तों ये दोनों ही मिलके फ्रीजा को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहे होते हैं जीतने में, पर फ्रीजा कैसे भी करके वेजिटा को नॉक कर देता है और उसके बाद वो रेडिट्स को भी हराने लगता है। पर ये देखते ही गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रीजा से लड़ने के लिए एकदम से बीच में आ जाता है और फ्रीजा को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। सबसे पहले वो फ्रीजा के पेट में एक पंच मारता है और उसके बाद उसके फेस पे, और फ्रीजा जैसे ही इससे बचता है और उसके बाद उस गोकू पे अटैक करता है की ब्लास्ट। गोकू उसे बहुत ही आराम से रोक लेता है और उसे मारने लगता है। पर इसके बाद पिकलो आता है बीच में और गोकू को बोलता है कि फ्रीजा को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे प्लेनेट पे आके मेरे ही कुछ लोगों को मार रहा है। तो गोकू पिकलो को करने देता है ये और बोलता है कि इसे ख़त्म मत करना, क्योंकि दोस्तों हम लोग आप लोग सब जानते हैं कि गोकू हमेशा से एक सॉफ्ट हार्टेड है। तो वो बोलता है कि फ्रीजा को भी एक चांस मिलना चाहिए। पर इसी बात पे रेडिट्स और वेजिटा बोलते हैं कि फ्रीजा को कोई चांस नहीं मिलना चाहिए काकारोट, क्योंकि इसने हमारे प्लैनेट्स को, हमारे फादर सबको ख़त्म कर दिया था। ये बात सुन के गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो फ्रीजा को एक चांस देना चाहता है। और उसके बाद पिकलो और फ्रीजा की लड़ाई शुरू हो जाती है और पिकलो बहुत ही आराम से फ्रीजा को हरा देता है क्योंकि उसका पोटेंशियल रिलीज हो चुका है ओल्डर गुरु के द्वारा, तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद जैसे ही फ्रीजा को एक चांस देता है गोकू, तो फ्रीजा उस पर पीछे से हमला करता है और ये देखते हुए रेडिट्स उस हमले को रोक देता है। और उसके बाद वेजिटा आके फ्रीजा को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देता है और वो अपने प्लेनेट का बदला लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सातों के सातों ड्रैगन बॉल्स एक साथ आ चुके हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग विश बैक करके अपने फादर को ज़िंदा कर दें। ये बात सुन के रेडिट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो भी यही सोचता है। पर वो लोग जैसे ही ड्रैगन बॉल्स को एक साथ करते हैं तो वो ड्रैगन को बुला ही नहीं पाते हैं। तभी गोकू को याद आता है कि इसे बुलाने के लिए ज़रूर कोई पासवर्ड लगता होगा। तभी वो ओल्डर गुरु नामेकियन के पास जाता है सारे ड्रैगन बॉल्स को ले जाकर, वो उनसे बोलता है कि मुझे अपने फादर को ज़िंदा करना है, तो क्या मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ। तभी ओल्डर गुरु नामेकियन बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, और वो राइची को बोलते हैं कि इन सभी की विशेष को पूरा कर दो। उसके बाद जैसे ही ड्रैगन पड़ूंगा आता है तो गोकू सबसे पहले विश में बोलता है कि मेरे फादर को ज़िंदा करके यहाँ पर प्लैनेट नामेक पे ले आओ। और ये बात सुनते ही ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारे फादर अभी भी ज़िंदा हैं और वो किसी प्लैनेट वाम्पा पे हैं। ये सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि मेरे फादर अभी तक ज़िंदा थे और मुझे ये पता नहीं था, और रेडिट्स को भी बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। उसके बाद वो ड्रैगन पड़ूंगा से बोलते हैं कि आप मेरे फादर को प्लैनेट नामेक पे ले आएँ। तो जैसे ही ये विश पूरा होता है बारडोक प्लैनेट नामेक पे आ जाता है। उसके बाद दोस्तों बारडोक यहाँ पहुँचते ही बोलता है कि मैं यहाँ पे कहाँ से आ गया, और रेडिट्स और गोकू उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बारडोक भी सरप्राइज हो जाता है कि रेडिट्स और गोकू दोनों ही यहाँ पर हैं। दोस्तों भले ही इस टाइम पे बारडोक गोकू को सही से ना पहचान पाए, पर क्योंकि उन दोनों की चेहरे पूरी तरह से सेम है तो वो कहीं ना कहीं जान जाता है कि ये मेरा बेटा काकारोट ही है, और रेडिट्स को तो वो पहचान ही जाता है। पर इसके बाद ही बारडोक बोलता है मैं जिस प्लेनेट पे था वहाँ पर 2 सेयंस और भी थे और उन दोनों का भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तुम लोगों ने मुझे जैसे यहाँ पे लाया उन दोनों को भी ले आओ। तो इसके बाद वो लोग सेकंड विश में उन दोनों को भी इस यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि वो 2 सेयंस और कोई नहीं, पैरागस और ब्रोली थे। और पैरागस वेजिटा को देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वेजिटा को अपने हालत का जिम्मेदार मानते हुए ब्रोली को बोलता है कि वेजिटा को ख़त्म कर दो, हम लोग इसी की वजह से इस हालत में हैं। दम एक अचानक से ही ब्रोली ये बात सुन के वेजिटा पर हमला करने के लिए बढ़ता है और उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से वेजिटा बहुत ही ज़्यादा दूर फेंकाता है। भले ही इस वाटिफ में वेजिटा बहुत ताकतवर हो, पर ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर साइयन है और उसकी ताकत हम लोग जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है फाइट के बीच में। तो वो शुरुआत से ही वेजिटा को ओवर पावर करता है और उसे बहुत ही मारने लगता है। पर ये देखते हुए रेडिट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वेजिटा को बचाने के लिए बीच में जाता है और लड़ाई करने लगता है। फिर दोनों साइयन्स मिल के ब्रोली को रोकने लगते हैं, पर ब्रोली तुरंत भर में उन्हें ओवर पावर करते हुए उन्हें डोमिनेट करने लगता है। और ये देख के गोकू और बारडोक को भी अच्छा नहीं लगता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं और वो पैरागस को बोलते हैं कि अपने बेटे को रोके। और इसके बाद पैरागस ब्रोली को रुकने के लिए बोलता है। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में भी जब ब्रोली एक और गुस्सा होता है तो अपने माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसी तरह इसमें भी होता है और ब्रोली बहुत ही गुस्से में
वेजिटा और रेडिट्स को मारने लगता है। और देखते ही देखते दोस्तों ब्रोली एक की अटैक करता है वेजिटा पे, जिसे रेडिट्स बीच में आकर रोक लेता है और इसके वजह से रेडिट्स की जान चली जाती है और वो मर जाता है। और ये देख के गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका गुस्सा एकदम से फट पड़ता है। वो देखते ही देखते सुपर सैयन में बदल जाता है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। तो दोस्तों इस स्टोरी का भी पहला सुपर सैयन और कोई नहीं, वो गोकू ही है। और सुपर सैयन में जाने के बाद गोकू एकदम से ब्रोली पे अटैक करने लगता है और उसे डोमिनेट करने लगता है। और देखते ही देखते ब्रोली को बहुत ही ज़्यादा मारता है। सबसे पहले तो वो ब्रोली के पेट में एक पंच मारता है और उसके बाद उसका सर पकड़ के उसे ज़मीन से लगड़ते हुए एक पहाड़ पे जाके मारता है और उसे सीधे मारते हुए बेहोश कर देता है। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि सुपर सैयन गोकू ब्रोली को कैसे हरा सकता है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि ओरिजिनल स्टोरी में ब्रोली का एज अभी के हिसाब से लगभग दुगना होता है। और तो और आप लोग सब जानते हैं कि शुरुआत में गोकू बेस फॉर्म में भी ब्रोली को डोमिनेट कर रहा होता है, ओरिजिनल स्टोरी में भी। तो दोस्तों इसी तरह से इस स्टोरी में भी गोकू सुपर सैयन बनते ही ब्रोली को शुरुआत में डोमिनेट करने लगता है। और गोकू ये समझ चुका था कि समय के साथ ब्रोली की पावर बढ़ जाती है लड़ाई में बहुत ज़्यादा ही, इसलिए वो ब्रोली को शुरुआत में ही नॉकआउट कर देता है किसी भी तरह से। क्योंकि शुरुआत में हम लोग सब जानते हैं कि गोकू का ज़्यादा ताकत होता है सुपर सैयन में बदलने की वजह से। और वो ब्रोली को क्योंकि नॉकआउट करके बेहोश कर देता है, तो ब्रोली अब अपने काबू में होता है। पर दोस्तों इन सब बीच में हमने रेडिट्स को खो दिया है, जो कि वेजिटा की वजह से मर गया, वेजिटा को बचाते हुए। और ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो खुद पे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है कि उसके वजह से कोई मारा गया है उसे बचाते हुए। और इसी एक कारण से वेजिटा इविल से प्योर हो जाता है। पर दोस्तों क्योंकि अभी तक हमारे पड़ुंगा से तीसरा विश बाकी था जो कि मांगना था, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही विश मांगे थे, जिसमें से पहले विश में हम लोग ने बारडॉक को प्लैनेट वाम्पा से नामेक पे बुलाया और सेकंड विश में पैरागस और ब्रोली को। तो थर्ड विश में गोकू रेडिट्स की जान को वापस मांगता है, जिसकी वजह से रेडिट्स विश बैक हो जाता है। और क्योंकि रेडिट्स जिंदा हो जाता है तो ये देख के गोकू, बारडॉक और गोहान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि रेडिट्स गोहान का अंकल लगता है, इसलिए गोहान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग सब एक बार मिलने के लिए ओल्डर गुरु नामेकियन के पास जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में प्लैनेट नामेक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रीजा को इस बार बहुत ही आसानी से मार दिया गया था। और ब्रोली का भी गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं था कि वो प्लैनेट को ख़त्म कर दे, क्योंकि प्लैनेट अर्थ पे भी जब गोकू की लड़ाई हुई थी ब्रोली से, तो उस समय अर्थ को कुछ उतना खास मैटर नहीं पड़ा था, क्योंकि अर्थ तबाह नहीं हुआ था। तो इस स्टोरी में भी प्लैनेट नामेक तबाह नहीं होता। ओल्डर गुरु नामेकियन के पास जाने के बाद वो सबका पोटेंशियल एक बार रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रेडिट्स और वेजिटा का पावर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रोली को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद ओल्डर गुरु नामेकियन गोकू को बोलते हैं कि तुम्हें और ताकतवर होना है तो तुम्हें एक प्लेनेट यादरट पे जाना चाहिए। वहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेक्निक है, जिसकी वजह से तुम और भी ताकतवर हो सकते हो। ये बात सुनते ही रेडिट्स और वेजिटा भी खुश हो जाते हैं और वो गोकू के साथ प्लेनेट यादरट पे जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद गोकू, वेजिटा और रेडिट्स तो प्लेनेट यादरट पे चल जाते हैं और बाकी जो सेयंस बचते हैं और जो क्रिलिन और पिकलो होते हैं वो प्लेनेट अर्थ पे चल जाते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों 1 साल का समय पार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों धरती पे एकदम से एक बड़ी सी स्पेसशिप आती है, जिसे देखकर बारडॉक और पिकलो को लगता है कि ये शायद गोकू, वेजिटा और रेडिट्स होंगे। पर वो स्पेसशिप किसी और की नहीं, दरअसल किंग कोल्ड की होती है, जो कि फ्रीजा का बदला लेने के लिए धरती पे आया होता है। और वो उसे पता चला था कि फ्रीजा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक नामेकियन था और कुछ सेयंस थे जिसका नाम गोकू था। तो वो धरती पे फ्रीजा का बदला लेने के लिए आया आखिरकार। पर दोस्तों इस स्टोरी में फ्रीजा मर चुका है, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा को कुछ पार्ट्स को बदल के मेटा फ्रीजा बनाकर वापस लाया गया था। तो दोस्तों इस स्टोरी में दरअसल फ्रीजा को पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया गया था, तो उसके कोई पार्ट्स नहीं बचे थे और वो जिंदा था ही नहीं। तो इस स्टोरी में फ्रीजा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किंग कोल्ड ही आता है अपने बेटे का बदला लेने। पर दोस्तों जैसा कि इस स्टोरी में फ्रीजा को मारने वाला गोकू नहीं पिकलो था, तो इसीलिए किंग कोल्ड को भी मारने में पिकलो को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। और जैसे ही किंग कोल्ड सामने आता है लड़ने के लिए, तो बारडॉक जहाँ पर किंग कोल्ड के सारे आर्मी को संभाल लेता है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से पिकलो अकेले ही किंग कोल्ड को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद अचानक से धरती पर कुछ स्पेस स्पॉट्स आते हैं, जिनमें जो कि गोकू, वेजिटा और रेडिट्स का होता है, और वो तीनों भी धरती पे अब आ चुके हैं। इन तीनों को देखकर सारे के सारे जी वॉरियर्स बहुत ही खुश होते हैं पिकलो और बारडॉक के साथ और ब्रोली। पर उसके बाद अचानक से ही धरती पे एक लड़का आता है, जिसे देख के सबके सब हैरान होते हैं।
तो दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर गोहान है। दोस्तों आप लोग को एक बात जरूर लग रही होगी कि ब्रोली ने किंग कोल्ड को क्यों नहीं मारा पिक्लो की जगह। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरागस और ब्रोली पहले से ही प्लेनेट नैमेक पे रुक गए हैं। क्योंकि जैसे धरती के रक्षक बहुत सारे हैं, उसी तरह से प्लेनेट नैमेक पे ब्रोली इसलिए रुक गया ताकि प्लेनेट नैमेक पे अगर फ्रीजा जैसा कोई और दोबारा आए तो वो उसकी रक्षा कर सके, इसीलिए। तो दोस्तों वो फ्यूचर लड़का कोई और नहीं बल्कि गोहान खुद होता है। हाँ दोस्तों, इस टाइमलाइन का फ्यूचर गोहान सरवाइव कर चुका है, बट गोकू, रैडिट्स और वेजिटा ये सब सरवाइव नहीं किए हैं। तो दोस्तों वो फ्यूचर से गोकू को एंटीवायरस देने आता है जो कि हार्ट वायरस का होता है, और वो गोकू को बताता है कि फ्यूचर में आप बचेंगे नहीं। बट गोकू उसे पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो बताता है कि मैं गोहान हूँ जो कि फ्यूचर से आया है। ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बट वो अपने डैड से बोलता है कि डैड, आप लोग को ट्रेनिंग करना होगा और आप लोग को इतना ताकतवर बनना होगा कि फ्यूचर में जो 3 साल बाद एंड्रॉइड्स आने वाले हैं उनसे आप लोग बच सके, और इस हार्ट वायरस के एंटीडोट से आप ज़रूर बच जाइएगा। उसके बाद गोहान अपने टाइमलाइन में वापस चला जाता है और 3 साल बाद अगेन आता है। इस टाइम पे जी वॉरियर्स पहले से रेडी रहते हैं डॉक्टर जीरो और उनके एंड्रॉइड्स के लिए, और जैसे ही वो लोग वेस्ट सिटी की तरफ जाते हैं तो जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में डॉक्टर जीरो यामचा को मार देता है, वैसा इस टाइम पे भी होता है। बट यामचा ओरिजिनल स्टोरी में मरता नहीं है, बस बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। इसी तरह से यामचा को घायल करने के बाद बाकी सारे जी वॉरियर्स वहाँ पे पहुँचते हैं और डॉक्टर जीरो से लड़ते हैं। तो दोस्तों इस समय डॉक्टर जीरो से लड़ने के लिए बारडॉक, गोकू और रैडिट्स आते हैं, और पिक्लो और गोहान। इस समय दोस्तों एंड्रॉइड 19 को तो कैसे तैसे करके सबको मार देता है, पर एट द लास्ट गोकू को अगेन से हार्ट वायरस लग जाता है, जिसके वजह से गोहान और फ्यूचर गोहान गोकू को लेके जाता है घर पे ताकि वो उसे एंटीडोट दे सके। उसके बाद वेजिटा की एंट्री होती है और वो डॉक्टर जीरो का पीछा करते हुए उसके लैब तक पहुंचता है, जहां पे बाकी सारे जी वॉरियर्स देखते हैं कि डॉक्टर जीरो ने अपने एंड्रॉइड 1718 को रिलीज कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। और एंड्रॉइड 1718 एक्टिवेट होते ही सबसे पहले डॉक्टर जीरो को ही ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में होता है। और उसके बाद वो लोग एंड्रॉइड 16 को एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस टाइमलाइन के एंड्रॉइड 1718 भी ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं, क्योंकि इस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा भी पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं रैडिट्स ये सब के साथ। तो इसी वजह से इस टाइमलाइन का भी एंड्रॉइड्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड्स और सैयंस के बीच और बाकी सारे जी वॉरियर्स के बीच हम लोग फाइट देखते हैं, जहाँ पे एज यूजुअल जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में 2 एंड्रॉइड्स भारी पड़ते हैं, इस स्टोरी में तीनों एंड्रॉइड्स भी बाकी सारे जी वॉरियर्स और सैयंस पे भारी पड़ते हैं। बट एंड्रॉइड्स उन्हें मारते नहीं हैं और उन्हें जिंदा ही छोड़ देते हैं। उसके बाद वेजिटा और रैडिट्स को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो उन्हें हरा नहीं पाया। बाद वो लोग गोकू के पास जाते हैं और देखते हैं कि गोकू ठीक हुआ कि नहीं। तो इस समय गोकू अपने हार्ट वायरस के डिजीज से लड़ रहा होता है और बचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, और फ्यूचर गोहान देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि वो इस टाइमलाइन के भी फ्यूचर को अभी तक बदल नहीं पाया, जैसे कि एंड्रॉइड्स को एक्टिव होने से पहले ही उसे नहीं रोक पाया। और उसके बाद एंड्रॉइड्स गोकू को खोजने लगते हैं, और इस समय पिक्लो एज यूजुअल स्टोरी की तरह कामी से जाके फ्यूज कर लेता है ताकि वो एंड्रॉइड्स को रोक सके। पर दोस्तों इस समय का पिक्लो का भी ताकत उतना नहीं है कि वो उन्हें रोक पाए। जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में पिक्लो कामी के साथ फ्यूजन करने का बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो जाता है, एटलीस्ट सुपर सैयन से भी ऊपर चला जाता है। बस इस स्टोरी में ऐसा नहीं है, वो सुपर सैयन से ऊपर भी नहीं जा पाता है। उसके बाद रैडिट्स वेजिटा आपस में प्लानिंग करते हैं और एंड्रॉइड्स को रोकने के लिए खुद से अगेन चले जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और वो लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं लड़ने के लिए तो वेजिटा सबसे पहले एंड्रॉइड 17 से लड़ता है 1-to-1 करके। बट लड़ते लड़ते अचानक से एक क्रिएचर वहाँ पे पहुँच जाता है। वो अपने सोलर फ्लेयर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग अंधे हो जाते हैं, और वो एकदम से जाके एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्व कर लेता है और अपना परफेक्ट फॉर्म पा लेता है। दोस्तों ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि शेल ही है, जिसे देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद वो वेजिटा और रैडिट्स पे हमला कर देता है एंड्रॉइड 16 के साथ, और जैसे ही वो लड़ना शुरू करते हैं तो सेल उन तीनों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से डोमिनेट करने लगता है और उन्हें हराने लगता है। ये देख के वेजिटा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर मेरे पास और इनफ टाइम होता तो मैं इसे भी हरा देता। ये सुन के सेल बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ, तुम लोग और ट्रेनिंग करके और मुझे हरा कर दिखाओ। बोलता है कि 10 दिन के बाद मैं एक टूर्नामेंट रखूँगा, जिस टूर्नामेंट में तुम लोग एक एक करके मुझसे लड़ना। अगर तुम लोग जीत पाए
तो ये तुम लोग के लिए अच्छा बात होगा, वरना मैं इस धरती को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि हार्ट वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और वेजिटा और रेडिट्स और एंड्रॉयड 16 भी उन लोग के पास आते हैं और सारी सिचुएशन को बताते हैं और बोलते हैं कि सेल इस समय बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और वो हमें 10 दिन का टाइम दिया है ताकि हम लोग ट्रेनिंग करके उसे हरा सकें। इसके बाद दोस्तों गोकू फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाने का सोचता है, पर इस बार वो अपने बेटे गोहान की जगह फ्यूचर गोहान के साथ जाता है और एक दिन जैसे ही पूरा होता है वो बाहर निकलता है और इसी तरह से एक एक करके सारे लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाते हैं और बाहर आते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते ही देखते 10 दिन पार हो जाते हैं और उसके बाद टूर्नामेंट का टाइम आ जाता है और सबसे पहले जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में गोकू सेल से गया था लड़ने, इस स्टोरी में भी जाता है और थोड़े बहुत फाइट होने के बाद गोकू को ये समझ में आ जाता है कि वो सेल को भी नहीं हरा सकता है, तो वो फ्यूचर गोहान को बोलता है कि तुम ही हो जो इससे लड़ सकते हो। और जैसा कि फ्यूचर गोहान लड़ने जाता है तो शुरुआत में एज यूजुअल सेल उस पर भारी पड़ता है, पर धीरे धीरे वो सेल को ओवर डोमिनेट करने लगता है। पर दोस्तों इस टाइमलाइन का सेल भी कम कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि इस टाइमलाइन में 2 सेयंस ज़्यादा हैं और बाकी सारे जितने भी लोग हैं उन लोग की पावर लेवल भी शुरुआत से बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से सेल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो गोहान को बोलता है कि तुम मुझे ओवर पावर नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें ओवर पावर करने दे रहा था। और ये सुनने के बाद गोहान का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, पर फिर भी वो सेल से लड़ते रहता है और लड़ते लड़ते वो भी हार जाता है। और जैसे ही वो रिंग से बाहर गिरता है तभी वेजिटा बोलता है कि अब मैं जाऊंगा उससे लड़ने। और जब वेजिटा सेल से लड़ने जाता है तो सबसे पहले सुपर सेयन के ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और सेल पे अटैक करता है। शुरुआत में तो वेजिटा सेल को छू भी नहीं पा रहा होता है, पर धीरे धीरे वो भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए सेल पे एक पंच मारता है जिसकी वजह से एंड्रॉयड 17 उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। हाँ दोस्तों, वेजिटा एक पंच मारने पे एंड्रॉयड 17 इसलिए उसके अंदर से बाहर निकल जाता है क्योंकि गोकू, वेजिटा और रेडिट्स तीनों ही प्लैनेट यार्डेट पे जाते हैं ट्रेनिंग करने, जिसकी वजह से गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीखा था और रेडिट्स ने खुद को और बाकियों को हील करना और वेजिटा ने स्पिरिट विजन सीखा था, जिसके वजह से वो एक पंच में ही एंड्रॉयड 17 को उसके अंदर से निकाल लेता है। और उसके बाद ही वेजिटा बिना किसी समय को गंवाए हुए तुरंत ही उसे दूसरा पंच मारता है और एंड्रॉयड 18 भी उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद सेल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसे ये समझ ही में नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ क्या, मतलब 1 सेकंड पहले उसके अंदर दोनों थे और कैसे वो दोनों एक पंच में ही उसके अंदर से बाहर निकल गए। उसके बाद जब लगता है सेल को कि अब मैं नहीं जीत सकता हूँ, तो ओरिजिनल स्टोरी की तरह खुद को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। और इस टाइमलाइन में भी गोकू सेल को रोकने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर एक प्लैनेट पे चला जाता है। दोस्तों दरअसल वो प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि प्लैनेट मून होता है। इस टाइमलाइन में गोकू अभी तक किंकाई के पास कभी गया ही नहीं है, तो उसे मून पे जाना ही सबसे ज़्यादा सही लगता है और वो उसे छोड़ के वहाँ से आ भी जाता है। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में सेल खुद को ब्लास्ट करने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है और अपने परफेक्ट फॉर्म को पा लेता है, ऐसा ही इस स्टोरी में भी होता है। और सेल आते ही सबसे पहले एक अटैक करता है जो कि सीधा पिकलो को लगता है और पिकलो उसकी वजह से नॉकआउट होकर गिर जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि सेल वापस से आ चुका है और उसका परफेक्ट फॉर्म भी आ चुका है। उसके बाद सेल बोलता है कि तुम्हारे वजह से ही गोकू मैंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को भी सीख लिया और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। ये देख के गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि शायद अब वो सेल को नहीं रोक पाएगा। इसके बाद दोस्तों सन गोहान जो कि गोकू का प्रेजेंट बेटा होता है, मतलब कि फ्यूचर टाइमलाइन का नहीं, प्रेजेंट टाइमलाइन का जो गोहान होता है, वो बोलता है कि डैड, सेल को हराने का बस एक ही तरीका है कि हम लोग सब अपनी ताकत आपको दे दें और उसके बाद आप उसे हरा सकें। ये सुन के वेजिटा भी कहता है कि शायद यही सबसे सही तरीका है। तो इसके बाद सभी लोग अपना हाथ पकड़ के गोकू को अपनी ताकत देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों गोकू सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है। हाँ दोस्तों, इस टाइमलाइन में गोकू सुपर सैयन गॉड में इसी टाइम पे बदल जाता है क्योंकि उससे कोई 1 या 2 सेयंस अपनी ताकत नहीं देते हैं बल्कि 5 सेयंस मिलकर उसे अपनी ताकत देते हैं, जिनमें से पहला वेजिटा, दूसरा रेडिट्स, तीसरा बारडॉक, चौथा फ्यूचर गोहान और 5वां खुद उसका प्रेजेंट बेटा होता है जो कि सन गोहान होता है, वो देता है। और गोकू 6ठा सेयन होता है जिससे ताकत मिलती है, इसकी वजह से सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि हमारी ताकत देने की वजह से गोकू को ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। पर ये देख के सब लोग डर भी जाते हैं क्योंकि अब किसी को भी गोकू की ताकत महसूस ही नहीं हो रही होती है। सबको ये लगता है कि गोकू की ताकत बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है,
बट कहीं ना कहीं गोकू ये जान चुका होता है कि अब वो सेल को हरा सकता है बहुत ही आसानी से। और सेल को ये देख के बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है, क्योंकि उसे भी गोकू का पावर लेवल सेंस नहीं हो रहा होता। तब वो बोलता है कि गोकू, इससे ज़्यादा ताकतवर तो तुम पहले ही थे। और इसके बाद सीधे ही दोस्तों गोकू सेल पे एक पंच मारता है और उसे नॉकआउट करने के बाद उस पर 2-3 की ब्लास्ट करता है और उसे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर कर देता है। उसके बाद सेल उठ के जैसे ही गोकू पे हमला करने की कोशिश करता है, गोकू उसके फेस को पकड़ते हुए ज़मीन पे लगड़कर सीधे माउंटेन पे फेंकता है और एक कामेहामेहा वेव बहुत ही बड़ा रिलीज करता है। और ये देख के सेल भी समझ जाता है कि अब उसका अंत नज़दीक आ चुका है। और इस कामेहामेहा वेव के रिलीज के बाद सेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और ये देख के बाकी सारे जी वॉरियर्स और सेयंस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार सेल ख़त्म हो चुका है और एंड्रॉइड्स भी अब ईविल नहीं है, वो उनके साथ हो चुके हैं। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातों को नहीं बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एज यूजुअल चली है जैसे कि ओरिजिनल टाइमलाइन में हुई है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद फ्यूचर गोहान बोलता है कि डैड, आपको ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मिली है? मुझे भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं जाके अपने टाइमलाइन में उन एंड्रॉइड्स को ख़त्म कर सकूं और जो सेल है उसे भी मार सकूं। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पर शायद ये मुझे इसीलिए मिली है क्योंकि 5 लोगों ने मिलके मुझे अपनी शक्ति दी है। तो ये सुन के गोहान बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाऊंगा और फ्यूचर में बुल्मा, ट्रंक्स और जूनियर बार्डोक को बचाऊंगा। दोस्तों, आप लोग को एक बात तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने बताया नहीं है, तो इस टाइमलाइन में वेजिटा और बुल्मा का तो बेटा है ही, बट जो रेडिट्स है उसका भी बेटा है जो कि टाइट्स है, जो कि बुल्मा की बहन है। और उस रेडिट्स ने अपने बेटे का नाम जूनियर बार्डोक रखा है। मेरा मतलब बार्डोक ही रखा है, पर हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए हम लोग उसे जूनियर बार्डोक कहेंगे। तो गोकू इस बात के लिए मान जाता है, पर पहले वो लोग कामी के लोकट पे जाते हैं और डंडे के द्वारा जो ड्रैगन बॉल्स बनाए गए हैं उनसे विश मांगता है कि सेल के द्वारा जितने भी लोग मारे गए हैं वो सब वापस से रिवाइव हो जाएं, जिसकी वजह से पिकलो भी रिवाइव हो जाता है। इसके बाद दोस्तों गोहान पे बाकी सारे सेयंस वही रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर गोहान के पास भी अब सुपर सेयन गॉड की पावर आ चुकी है और वो अपने टाइमलाइन में वापस से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं और वेजिटा, रेडिट्स, बार्डोक सभी ने ये सुपर सेयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया था एक दूसरे के हेल्प से। और तो और उन्होंने सुपर सेयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को भी कप का पीछे छोड़ के सुपर सेयन ब्लू तक को सुपर सेयन में मिक्स कर चुके हैं। पर दोस्तों, मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि इन 7 साल में गोकू किंकाई के प्लेनेट पे जाके एक बार ट्रेनिंग करके आ चुका है, क्योंकि उसे खुद किंकाई नहीं बुलाया था। 7 साल के बाद एक दिन अचानक से ही टूर्नामेंट का डे आता है, जो कि गोहान बोलता है कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला हूं, क्योंकि उससे बिडल ने बोला होता है। तो ये सुन के बाकी सारे सेयंस भी और जी वॉरियर्स भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद 2 शख्स जिनके पास गॉड पावर होता है वो धरती पे आए होते हैं गोकू वेजिटा से हेल्प मांगने के लिए। दोस्तों, इस टाइम पर गोकू, वेजिटा और बाकी सारे सेयंस गॉडली पावर को महसूस कर सकते हैं, जबकि ओरिजिनल सीडी में उनके पास गॉड पावर नहीं था, इसलिए वो सुप्रीम काय और कबीटो काय की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं। बट इस समय क्योंकि गोकू, वेजिटा और बाकी सारे सेयंस सुपर सेयन गॉड की पावर को अचीव कर चुके हैं, इसलिए वो भी गॉडली पावर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई 2 गॉडली पावर वाले ही इंसान हैं। उसके बाद वो उनसे पूछता है, तो सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि मैं सुप्रीम काय हूँ इस यूनिवर्स 7 का, और ये कबीटो का है जो कि आगे जाके खुद एक सुप्रीम काय बन जाएगा मेरे बाद। और वो सुप्रीम काय बाकी सारे जी वॉरियर्स और गोकू को बताते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि एक बावड़ी नाम के इविल विजर्ड ने एक माजिन बू के क्रिएचर को रिलीज करने का सोच लिया है, और वो माजिन बू को रिलीज करके रहेगा, और वो माजिन बू पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि तुम लोग उसे रोक सकते हो, और अभी बावड़ी प्लैनेट अर्थ पे ही हैं, और प्लैनेट अर्थ पे अभी तुम लोग ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो हम लोग तुमसे हेल्प मांगने आए हैं। ये सुन के गोकू वेजिटा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी सुप्रीम काय बोलते हैं कि इसी टूर्नामेंट में उस बावड़ी विजर्ड का 2 आदमी हैं, जो कि है योमो बीच और याको, एनर्जी इकट्ठा करने आए हैं ताकि वो माजिन बू को रिलीज कर सके। बट हमें अभी ये करना है कि हमें उन्हें एनर्जी लेने देना है, और उसके बाद वो जैसे ही बावड़ी तक पहुँचेगा हम उनसे पहले वहाँ पर जाकर उन्हें मार देंगे। पर दोस्तों, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में होता है, गोहान रिंग में उतरता है तभी सुप्रीम काय उसे पैरालाइज कर देता है, और उसके बाद स्कोमोविच और यामो गोहान की एनर्जी लेके चले जाते हैं, और उसके बाद बाकी सारे जी वॉरियर्स उसके पीछे पीछे जाते हैं। और इसके पीछे जाते हुए वो लोग
बावड़ी के स्पेसशिप तक तो पहुंच जाते हैं, पर जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में वो लोग बावड़ी के स्पेसशिप में जाके बाकी सारे लोगों से लड़ते हैं, वैसे ही वेजिटा जाता है और स्पेसशिप में जाते हुए लड़ता है। पर दोस्तों इस स्टोरी में एक चीज़ अलग होती है, वो ये है कि बावड़ी वेजिटा पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इस टाइमलाइन का वेजिटा ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा ही नरम दिल हो चुका होता है इन सालों में। और तो और उसके पास क्योंकि गॉड पावर है, तो उसके माइंड पे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता है इस बार। तो बावड़ी नाकाम हो जाता है, पर वो रेडिट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। और क्योंकि दोस्तों रेडिट्स बावड़ी के कंट्रोल में चला जाता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। पर इस टाइम पे बारडॉक गोकू को बोलता है कि काकारोट तुम अभी जाओ, मैं रेडिट्स को रोक लूँगा, तुम लोग जाके माजिन बू को रिलीज होने से रोको। पर जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में आखिरकार माजिन बू रिलीज हो जाता है, इस स्टोरी में भी माजिन बू रिलीज हो जाता है। और माजिन बू को देख के सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मोटा और गोल मटोल होता है और उन्हें देख के लगता है कि ये इतना बड़ा खतरा भी नहीं हो सकता धरती के लिए। पर जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में जैसे ही लड़ाई होता है, तो कुछ समय के लिए माजिन बू भले ही उन लोग को मजाक लग रहा होता है, पर माजिन बू कहीं ना कहीं ताकतवर होता है। बट गोकू, वेजिटा और बाकी सारे जी वॉरियर्स और सैयंस के पास अच्छा खासा ताकत होता है, और सैयंस के पास क्योंकि गॉडली पावर होता है, तो वो माजिन बू को बहुत ही ज़्यादा आसानी से डोमिनेट कर रहे होते हैं। और जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में मिस्टर सेतन के मरने की वजह से माजिन बू इविल बू में रिलीज हो जाता है, मतलब कि सेपरेट हो जाता है। बट इस स्टोरी में क्योंकि माजिन बू सैयन से जीत नहीं पा रहा होता है, इसीलिए उसके गुस्सा होने की वजह से इविल बू से रिलीज होता है। और इसके बाद जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में इविल बू माजिन बू को खा लेता है चॉकलेट बना के, वैसा भी इस स्टोरी में करता है, और उसके बाद वो सुपर बू बन जाता है। पर दोस्तों सुपर बू भी सुपर सैयन ब्लू गोकू और वेजिटा के सामने कुछ नहीं होता है, और सुपर सैयन ब्लू गोकू वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से हरा रहे होते हैं। उसके बाद सुपर बू सोचता है कि क्यों न मैं किसी एक को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लूँ और ताकतवर बन जाऊँ। पर दोस्तों इस स्टोरी में ऐसा करने का मौका सुपर बू को मिलता ही नहीं है। गोकू और वेजिटा अपना एक फाइनल अटैक बनाते हैं, जहाँ पे गोकू एक कामेहामेहा का पोज लेता है और वेजिटा एक फाइनल फ्लैश का पोज लेता है, और जैसे ही वो अटैक करता है माजिन बू पे, वो पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद किंग डवोडा और बावड़ी को भी बाकी सारे जी वॉरियर्स बहुत ही आसानी से मार देते हैं, जिसके वजह से रेडिट्स उनके कंट्रोल से निकल जाता है। पर अब दोस्तों रेडिट्स को बहुत ही ज़्यादा खुद पे अफसोस होता है कि वो बावड़ी के कंट्रोल में चला गया था, और इसी बात का उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। पर बाद में उसे बारडॉक समझाता है कि ये उसका मैजिक ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसने ऐसा कर लिया। तो रेडिट्स कहीं ना कहीं ये बात को मान लेता है, पर उसे अंदर ही अंदर इसका अफसोस भी होता है। इसके बाद दोस्तों देखते ही देखते 1 साल का टाइम और गुजर जाता है, और दूर कहीं स्पेस में एक डिस्ट्रॉयर जो अपनी नींद से जाग चुका होता है, जो कि और कोई नहीं लॉर्ड बीरस होते हैं, जिन्हें उठाने वाला उनका एंजल विश होता है, क्योंकि बहुत समय से लॉर्ड बीरस सोए हुए थे। उसके बाद लॉर्ड बीरस विश से पूछते हैं कि विश, मैंने अभी एक सपना देखा कि मैं एक सुपर सैयन गॉड से लड़ रहा था, क्या अभी भी इस दुनिया में कोई सैयंस बचे हुए हैं? तभी विश उसे बताता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, अभी भी इस दुनिया में 5-6 सैयंस बचे हुए हैं जिनके पास सुपर सैयन गॉड तक की पावर है। तो ये बात सुन के बीरस बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि क्या सुपर सैयन गॉड, बट मुझे तो लगा था कि फ्रीजा ने उन सैयंस को ख़त्म कर दिया होगा। तभी विश बोलता है कि फ्रीजा ने ऐसा किया तो, पर पूरी तरह से नहीं, कुछ सैयंस सर्वाइव कर गए थे, और उसके बाद सैयंस ने ही फ्रीजा को लगभग मार दिया। बट क्योंकि सैयंस ने फ्रीजा को पूरी तरह से नहीं मारा था, उसे मारने वाला एक नैमेकियन था, और ये सुन के बीरस बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि एक नैमेकियन ने फ्रीजा को मार दिया। तभी विश बताता है कि हाँ उस नैमेकियन के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, और बट वो नैमेकियन उस सैयंस के सामने भी कुछ नहीं है, उन सैयंस के पास इससे बहुत ही ज़्यादा ताकत है। और जिस सैयन के वजह से फ्रीजा की लगभग मौत हुई थी, वो काकारोट है, जिसका नाम गोकू भी है। ये सुन के बीरस बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है कि मुझे अभी उस सैयंस के पास लेके चलो। तभी वो विश बताता है कि वो सैयन अभी धरती पे होगा, और उसके साथ और भी सैयंस है जिनके पास गॉडली पावर है। तो वीरस बोलता है कि ठीक है मुझे लेके चलो, मैं उनसे फाइट करके देखना चाहता हूँ कि वो कितने ताकतवर है। अगर वो लोग मुझे फाइट में सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो मैं उनके प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। तो विश बोलता है ठीक है माय लॉर्ड, जैसे आपका हुक्म। और उसके बाद विश वीरस को लेके जाता है। दोस्तों इस समय जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में बुल्मा का बर्थडे चल रहा होता है, अभी भी बुल्मा का बर्थडे ही चल रहा होता है। और जैसे ही लॉर्ड वीरस धरती पे आते हैं तो उसे देख के वेजिटा और बारडॉक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और वो बहुत ही डरने लगते हैं।
तभी कैकोरॉट जो कि गोकू पूछता है अपने फादर से कि क्या हुआ फादर, आप इतने डरे हुए क्यों है। तभी बारडॉक बताता है कि ये तो वही शख्स है जिसे किंग वेजिटा बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था और इस शख्स ने किंग वेजिटा को अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ था। बात सुनते ही वेजिटा को भी लॉर्ड बीरस पूरी तरह से याद आ जाते हैं और उसके बाद वो बीरस से बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से किंग काय का आवाज़ आता है जो कि उन्हें बता रहे होते हैं कि ये लॉर्ड बीरस है यूनिवर्स 7 के, जो कि एक डिस्ट्रॉयर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इनसे अच्छे से नरमी से बात करना। तभी ये बात सुन के बाकी सारे जीव व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा डर भी जाते हैं, पर वो लोग क्योंकि बुल्मा के बर्थडे पार्टी में आए होते हैं तो वो लॉर्ड बीरस को भी इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि आज बुल्मा का बर्थडे है तो प्लीज़ आप यहाँ पे कुछ अच्छा खा पी के और इन्जॉय करके जाइए। और दोस्तों उसके बाद लॉर्ड बीरस को थोड़ा बहुत लड़ने का मन करने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे लड़ नहीं आए थे एक सुपर सैयन गॉड से। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम लोग कोई सुपर सैयन गॉड को जानते हो। तो ये बात सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि सुपर सैयन गॉड, हम तो इसे नहीं जानते हैं। दोस्तों इस टाइम पे भले ही गोकू और बाकी सारे सेयंस ने सुपर सैयन गॉड की पावर को पा लिया और सुपर सैयन ब्लू को भी, बट वो लोग खुद नहीं जानते हैं कि उनके पास वो जो पावर है उसे सुपर सैयन गॉड कहते हैं। उसके बाद गोकू उन्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और बोलता है कि ये सुपर सैयन 1 और 2 है और इसके बाद ये सुपर सैयन रेड और सुपर सैयन ब्लू है। अभी विश बोलता है कि तुम जिसे सुपर सैयन रेड कह रहे हो ये सुपर सैयन गॉड है और ये सुपर सैयन गॉड के साथ तुमने सुपर सैयन को मिक्स किया इसलिए सुपर सैयन ब्लू है। ये सुन के गोकू बोलता है कि अच्छा यही सुपर सैयन गॉड है। तो बोलता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, हमारे पास सुपर सैयन गॉड की पावर है। तो बोलता है लॉर्ड बीरस कि ठीक है, वेरी वेल, अब मुझे तुमसे लड़ना है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। तो गोकू बोलता है कि क्या मैं शुरुआत से ही अपना पूरी पावर का यूज करूँ। तो लॉर्ड बीरस बोलता है कि हाँ। सुपर सैयन ब्लू गोकू और लॉर्ड बीरस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जहाँ गोकू बीरस को थोड़ी बहुत टक्कर दे रहा होता है, पर उसके बाद बीरस गोकू को बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल स्टोरी में लॉर्ड बीरस सुपर सैयन गॉड के सामने अपना ज़्यादा ही पावर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये जीत नहीं सकता है, तो वो बस दिखाने का नाटक करते हैं कि सुपर सैयन गॉड का पावर बहुत ज़्यादा है। बट हम लोग भी जानते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू भी बीरस के सामने कोई औकात नहीं रखता है, इसीलिए सुपर सैयन ब्लू गोकू भी बीरस के सामने ज़्यादा जीतने का चांस नहीं रखता है। बट क्योंकि इस टाइमलाइन में बीरस फिर भी गोकू को रिस्पेक्ट करते हुए उससे लड़ते हुए थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाते हैं जानकर, बट उसके बाद गोकू उससे लड़ते हुए जीत नहीं पा रहा होता है। तभी बीरस उससे धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे नहीं जीत पाए तो मैं इस प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद गोकू अपनी पूरी जी जान लगा के लड़ने लगता है लॉर्ड बीरस से, बट फिर भी वो जीत नहीं पा रहा होता। उसके बाद बीरस उस पर एक की अटैक करता है जिसकी वजह से वो धरती पर गिरने लगता है और गिरते गिरते बीरस उससे बोलता है कि अब मैं इस प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद गोकू अचानक से ही अपने फैमिली मेम्बर्स और बाकी सारे सेयंस जैसे कि वेजिटा, रेडिट्स और बारडॉक को याद करने लगता है। उसके बाद वो सीधा एक पावर अप करता है जिसकी वजह से वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक में चेंज हो जाता है। हाँ दोस्तों इस टाइम पे क्योंकि इतने लंबे समय से गोकू सुपर सैयन ब्लू का यूज़ कर रहा है, तो इस टाइम में सबसे पहले सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का यूज़ भी गोकू ने ही किया है, मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को पा लिया है। और इसके बाद वो बीरस पे हमला करने फिर से जाता है और इस समय गोकू सच में बीरस को थोड़ा बहुत टक्कर भी दे रहा होता है। एटलीस्ट इस टाइम पे बीरस अपने 20% पावर का यूज़ करता है और ये देख के बीरस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर फिर भी वो लास्ट में गोकू को हरा देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छे फाइट दी सेयन, इसलिए मैं इस धरती को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। और धरती को नहीं ख़त्म करने का एक और बड़ा कारण है कि इस धरती का मुझे फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। बट मैं जब अगली बार आऊँगा और उस समय तुमने मुझे नहीं हराया तो मैं इस धरती को ख़त्म कर दूँगा। तो गोकू लॉर्ड बीरस को थैंक्स करते हुए कहते हैं कि थैंक यू लॉर्ड बीरस, आपने धरती को नहीं ख़त्म की। कि एक दिन विश अचानक से धरती पे आता है कुछ खाना खाने के लिए और वेजिटा उसे देखता है तो वो पूछता है कि तुम बीरस के सर्वेंट यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसे विश बोलता है कि मैं बीरस का सर्वेंट हूँ बट मैं उसका मास्टर भी हूँ, उसे मैंने ही ट्रेन किया है। ये सुन के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और फिर विश से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी ट्रेन कर सकते हो। तो विश बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ बट उसके लिए तुम्हें मुझे हमेशा एक अच्छा खाना खिलाना होगा। तो वेजिटा इस बात को मानते हुए विश को एक अच्छी सी डिश खिलाता है और उसके बाद विश उसे अपने प्लेनेट पे लेके चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। और उसके कुछ समय बाद दोस्तों ऐसे ही बारडॉक और रेडिट्स भी चल जाते हैं, पर यह बात अभी भी गोकू को नहीं मालूम है कि वेजिटा और बारडॉक और रेडिट्स ऑलरेडी बीरस के प्लेनेट पे जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद एक दिन अचानक गोकू मार्केट से कुछ सामान लेके आ रहा होता है, उसके बाद चीची उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे रूम में बंद कर देती है। तभी बुल्मा बताती है चीची को कि वेजिटा अभी इसके पास ट्रेनिंग करने के लिए गया ताकि वो और ताकतवर हो सके,
ये सुन के गोकू को कंट्रोल नहीं होता है और वो विश का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद विश जब आता है धरती पे तो वो विश से पूछता है क्या वो मुझे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो विश बोलता है मुझे और कितने सेयंस को ट्रेन करना होगा, पर विश मान जाता है इस बात को और गोकू को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, पर तुम्हें भी मुझे एक अच्छा सा डिश खिलाना होगा। तो गोकू इस बात को बुल्मा को बोलते हुए बुल्मा एक अच्छा सा डिश विश को देती है खाने के लिए, तो विश मान जाता है। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे सेयंस ट्रेनिंग करने के लिए वीरस के प्लैनेट पे चले जाते हैं, बट गोहान अभी भी धरती पे ही है ताकि वो धरती की रक्षा कर सके। इसके बाद दोस्तों 6 महीने तक का टाइम बीत जाता है, सारे सेयंस ट्रेनिंग कर रहे होते, पर क्योंकि वेजिटा और बारडॉक और रेडिट्स पहले से ट्रेनिंग कर रहे होते विश के साथ, तो वो सब भी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से ही धरती पे कुछ लोग आते हैं और वो ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रीजा को रिवाइव कर देते हैं। बट फ्रीजा ये जान चुका होता है कि वो अभी सेयंस से लड़ेगा तो वो हार जाएगा, क्योंकि सेयंस ने बिना सुपर सैयन में जाए हुए ही उसे हरा दिया है। और उनके लोग उसे बताते हैं कि लॉर्ड फ्रीजा, गोकू और बाकी सारे सेयंस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, वो यहाँ तक कि माजिन बू को भी हरा चुके हैं। ये सुन के फ्रीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो 1 साल तक मतलब कि 1 साल तक ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद वो सेयंस से लड़ने जाएगा। दोस्तों ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा सिर्फ 3 महीने तक का ही ट्रेनिंग करता है, बस इस स्टोरी में फ्रीजा 1 साल की ट्रेनिंग करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सेयंस अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और 1 साल के बाद अचानक से ही फ्रीजा अपनी फोर्स को लेकर धरती पर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। बट बाकी सारे जीव वॉरियर्स जो भी धरती पे होते हैं वो धरती को बचाने के लिए जाते हैं। दोस्तों इस कहानी में गोहान सुपर सैयन ब्लू तक की पावर को अचीव कर चुका होता है और वो अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकता है, क्योंकि रेडिट्स और बारडॉक के रहने की वजह से इस दुनिया का गोहान भी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। तो वो शुरुआत में फ्रीजा की आर्मी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा खुद लड़ाई करने के लिए मैदान में आता है और शुरुआत में फ्रीजा गोहान पे भारी भी पड़ रहा होता है, क्योंकि इस वाटिफ में फ्रीजा ने 1 साल तक ट्रेनिंग किया है तो उसने अपनी गोल्डन फॉर्म को भी परफेक्ट कर लिया है। पर दोस्तों इस टाइमलाइन का गोहान भी कमज़ोर नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग करता था अपने ग्रैंडफादर और अंकल की वजह से, तो वो भी फ्रीजा को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। उसके बाद दोस्तों अचानक से ही फ्रीजा का एक आदमी पीछे से गोहान पे हमला करता है, पर पिकलो उसे देख लेता है और वो उस आदमी को ही जान से मार देता है और गोहान को भी बचा लेता है। उसके बाद दोस्तों गोहान पावर अप करते हुए फ्रीजा से फिर से फाइट करने लगता है और देखते ही देखते गोहान भी फ्रीजा को डोमिनेट करने लगता है। और कुछ समय के बाद गोहान फ्रीजा पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगता है, क्योंकि दोस्तों इस टाइमलाइन के गोहान ने सुपर सैयन गॉड को 7 से 8 साल पहले ही पा लिया होता है, इसलिए उसने इस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मास्टर कर लिया होता है। इसी वजह से गोहान फ्रीजा को हरा रहा होता है। और कुछ समय बाद गोहान आखिरकार एक फाइनल अटैक करता है कामेहामे वेव का और वो फ्रीजा को ख़त्म कर देता है। उसके बाद बाकी सारे जीव और सेयंस को पता चलता है कि फ्रीजा धरती पर आया था रिवाइव होके उन्हें मारने के लिए, पर जैसे कि उन्हें पता चलता कि गोहान ने अकेले ही उसे ख़त्म कर दिया, तो ये सुन के सब खुश तो होते हैं, बट उन सबको लगता है कि काश मैं फ्रीजा से लड़ पाता और उसे मार पाता। मतलब सेयंस को तो पहले से ही फ्रीजा पे बहुत ज़्यादा गर्ज है, मतलब गुस्सा, तो वो खुद चाहते थे कि वो फ्रीजा को खुद से ख़त्म करे, ना कि किसी और क्या। तो पर क्योंकि गोहान ने उसे ख़त्म किया तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन अचानक से ही यूनिवर्स 7 में बीरस के ही जैसा दिखने वाला एक शख्स आ जाता है और वो बीरस से फाइट करने के लिए बोलता है, पर दोस्तों वो बीरस से फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है और वो कोई और नहीं बीरस का ही भाई होता है जो कि लॉर्ड चांपा होता है। और उसके बाद वो बोलता है मेरे यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल तुम्हारे यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल से ज़्यादा है, क्यों ना हम लोग एक टूर्नामेंट रखें जिसमें मेरे यूनिवर्स के 5 योद्धा लड़ेंगे तुम्हारे यूनिवर्स के 5 योद्धा से, और जो भी कोई जीतेगा वो ड्रैगन बॉल रखेगा, वो सुपर ड्रैगन बॉल रखेगा और अपनी एक विश मांगेगा। उसके बाद बीरस इस बात के लिए मान जाता है और वो धरती से 5 योद्धाओं को लेके जाता है चांपा के 5 योद्धाओं से लड़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहले गोकू खुद होता है, दूसरे नंबर पे वेजिटा होता है, तीसरे पे रेडिट्स और चौथे पे बारडॉक होता है, और 5वें नंबर पे इस टाइमलाइन में गोहान होता है कि फाइट करने के लिए जाता है। दोस्तों इस टाइमलाइन के पांचों के पांचों योद्धा सेयंसी होते हैं और कोई नहीं। इस टाइमलाइन में सबसे पहले रिंग में गोहान खुद उतरता है लड़ने के लिए, जहाँ पे वो सबसे पहले 2 वॉरियर्स को हरा देता है आसानी से, और तीसरे नंबर पे उसे लड़ने के लिए खुद एक सैयन आता है जिसका नाम कावा होता है। और उसे देखते ही वेजिटा गोहान को बोलता है कि गोहान तुम रिंग से हट जाओ, अब मैं लड़ने जाऊँगा इससे, क्योंकि एक सैयन है इसलिए मैं इसे ट्रेनिंग देते हुए इसे लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद कावा जैसे ही वेजिटा को मिलता है तो वो उसे
रिस्पेक्ट दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे सुपर सैयन में बदलने के लिए सिखा सकते हैं। तो वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें सुपर सैयन में बदलना तो नहीं सिखाऊंगा और मैं तुम्हारे प्लेनेट को भी ख़त्म कर दूंगा इस टूर्नामेंट के बाद। उसके बाद वेजिटा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, जिसकी वजह से वो सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वेजिटा उसे बताता है कि सुपर सैयन में बदलने का एक यही राज है कि अपने गुस्से को बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर दो। जिसके बाद दोस्तों वेजिटा कावा को हरा देता है, क्योंकि वेजिटा कावा से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे प्लेयर वेजिटा से लड़ने आता है वो फ्रॉस्ट होता है, जो यूनिवर्स 6 में बहुत ही अच्छा इंसान कहलाता है। बट उसकी सच्चाई भी कुछ और ही होती है। और जैसे ही वेजिटा पे अटैक करता है तो वेजिटा उसे रोकते हुए एक पंच मारता है, क्योंकि वो फ्रीजा की तरह दिखता है। तो वेजिटा को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो फ्रॉस्ट को बहुत ही कस के एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो रिंग से गिरते गिरते बचता है। तभी उसे चंपा बोलता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो फ्रॉस्ट करते हुए अपने हैंड से एक नीडल निकालते हुए वेजिटा को टच करा देता है, जिसकी वजह से वेजिटा और गिर जाता है और हार जाता है। ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि वो कैसे इससे हार गया, जो कि फ्रीजा की तरह दिखता है। और वो अपने प्राइड को बहुत ही ज़्यादा चूर चूर होते हुए देखता है। पर दोस्तों जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में भी पता चल गया था कि फ्रॉस्ट चीटिंग कर रहा है, तुरंत ही ये पता चल जाता है कि फ्रॉस्ट अभी भी चीटिंग कर रहा है। और उसके बाद वेजिटा को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर यही तुम्हारी स्पेशल टेक्निक है तो तुम इसे यूज करो और फिर से मुझसे फाइट करो। उसके बाद वेजिटा उसे कितना ज़ोर से पंच मारता है कि फ्रॉस्ट पूरी तरह से नॉकआउट होकर रिंग के बाहर गिर जाता है और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद चंपा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि वो यूनिवर्स 6-7 के एक भी बंदे को नहीं हरा पाया। तभी वहाँ पे हम लोग एक कोने में वॉरियर को बैठे हुए देखते हैं, जो कि होता है हिट द असैसिनेशन, और वो जाता है लड़ने के लिए। उसकी फाइट सबसे पहले वेजिटा से ही होती है। तो दोस्तों इस टाइम के वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को पा लिया है, और क्योंकि वो विश के साथ और भी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा था तो उसने सुपर सैयन गॉड के साथ सुपर सैयन 2 तक को भी मिलाने का टेक्निक को जान चुका होता है। और वो इस समय अपने सुपर सैयन गॉड के साथ सुपर सैयन 2 को मिला रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुपर सैयन ब्लू 2। उसके बाद वो फ्रॉस्ट से लड़ता है। फ्रॉस्ट भले ही इसमें ताकतवर होता है बट वो फ्रीजा तब भी नहीं जीत पा रहा होता है। उसके बाद वेजिटा अपने फुल पावर का यूज करते हुए फ्रॉस्ट को भी आखिरकार हरा देता है और उसके बाद यूनिवर्स 7 जीत जाता है। उसके बाद वीरस चंपा से बोलता है, तुम्हारे यूनिवर्स के किसी ने वॉरियर ने मेरे किसी एक भी वॉरियर को नहीं हराया और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल मेरे यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल से ज़्यादा है। ये बात सुनकर चंपा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें ख़त्म करने की बात करने लगता है। पर तभी गोकू बीच में आके उन्हें रोकता है और बोलता है कि ये फ़ाइट बहुत ही अच्छी थी। वेजिटा और गोहान ने इस फाइट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और हमें भी बहुत मज़ा आया, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स 6 में से किसी को भी ख़त्म न करें। पर तभी चंपा को गोकू पे गुस्सा आने लगता है। तभी दोस्तों अचानक से कोई शख्स आता है जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं, इवन लॉर्ड वीरस और लॉर्ड चंपा भी। दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड जेनो होता है, जिसे देख के सब कोई डर जाता है। तभी गोकू जेनो की तरफ जाता है और उससे हाथ मिलाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जेनो के गार्ड्स गोकू को रोकने भी आते हैं। पर तभी जेनो अपने गार्ड्स को रोकते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो गोकू से हाथ मिलाता है। उसके बाद गोकू जेनो से मिलता है और जेनो गोकू को एक बटन देता है, जिसमें वो बताता है कि तुम अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जेनो वीरस और चंपा से गुस्सा होता है और वो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे बिना ही एक टूर्नामेंट रख लिया, मुझे भी अभी एक टूर्नामेंट देखना है जिसमें मैं सारे यूनिवर्स को एक साथ फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद जेनो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट को ये बोलूँगा और वो कुछ ही समय बाद तुम लोग के पास आएगा टूर्नामेंट की खबर को लेते हुए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बाकी सारे जी वॉरियर्स और सैयन्स धरती पे जाते हैं, अचानक से कि स्पेसशिप वापस से धरती पे आती है, जो कि स्पेसशिप नहीं बल्कि टाइम मशीन होती है और उसमें एक बंदा होता है जिसे देख के लोग हैरान होते हैं। दोस्तों दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर गोहान ही होता है और उसके टाइमलाइन में फिर से एक प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों वो प्रॉब्लम कुछ और नहीं बल्कि इस बार ब्लैक गोकू होता है, जो कि और कोई नहीं जमासू ही होता है। वो ब्लैक गोकू के रूप में उसके यूनिवर्स में जाता है और वो सारे जगह पे तबाही मचा देता है। दोस्तों इस फ्यूचर गोहान के पास भले ही गॉड की हो और उसने भी अभी तक सुपर सैयन ब्लू तक को पा लिया है, बट वो अभी भी ब्लैक गोकू को हरा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ब्लैक गोकू और कोई नहीं उसके फादर की तरह दिखता है। तो वो चाह कर भी उनसे जीत नहीं पाता है। तब वो अपने फादर से मदद मांगने के लिए पास्ट में आता है। तब ये बात सुन के वेजिटा और गोकू दोनों ही लड़ने के लिए फ्यूचर में चले जाते हैं गोहान के साथ।
और वहाँ पे लड़ने के बाद उससे पता चलता है कि ये भले ही मेरी तरह दिखता है पर वो गोकू है नहीं। और तभी वहाँ पर ब्लैक गोकू आ जाता है और उसकी गोकू से लड़ाई होने लगती है। और दोस्तों इनफॉर्चुनेटली गोकू ब्लैक गोकू पे भारी पड़ रहा होता है उस समय, और उस समय कैसे भी करके गोकू उससे लड़ता है। पर गोकू ब्लैक उस समय गोकू के पेट पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और उसके हेड को लेते हुए सीधे उस पर की ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और ये देख के वेजिटा एक फाइनल फ्लैश का अटैक करता है और गोकू और गोहान को कैसे भी करके प्रेजेंट टाइमलाइन में ले आता है। तभी दोस्तों अचानक से उसके पीछे पीछे गोकू ब्लैक भी आ जाता है और वहाँ पे लॉर्ड बीरस भी होते हैं। और गोकू ब्लैक फिर से गोकू से लड़ने लगता है, पर क्योंकि इस समय गोकू जख्मी है तो उससे लड़ने के लिए वेजिटा जाता है और अपनी फुल पावर में गोकू से लड़ता है। पर फिर भी गोकू ब्लैक उसे उस समय डोमिनेट करने लगता है। पर दोस्तों इस टाइम पे लॉर्ड बीरस गोकू ब्लैक के हाथ में एक रिंग देख लेते हैं, जो कि टाइम रिंग होती है, जिसे देख के लॉर्ड बीरस को शक होता है कि आखिर में है कौन। के बाद दोस्तों गोकू ब्लैक अपने टाइम में वापस से खींचने टाइम रिंग से, भले वो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका है पर वापस से वो बैक जाने लगता है अपने यूनिवर्स में। उसके बाद लॉर्ड बीरस उस रिंग को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है, इसलिए वो यूनिवर्स 10 में जाने का डिसाइड करते हैं। और उनके साथ साथ गोकू भी जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि वो गोकू ब्लैक गोकू की तरह दिखता है, इसीलिए वो भी लॉर्ड बीरस के साथ यूनिवर्स 10 में जाता है, जहाँ पर वो गोवासू से मिलता है और पूछता है कि क्या टाइम रिंग अभी भी आपके पास है। तो गोवासू बोलता है कि हाँ मेरे ही पास है। उसके बाद वो लोग जामासू से मिलते हैं, जहाँ पे गोवासू बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर काय है। इसके बाद गोकू जामासू से लड़ने के लिए एक बार बोलता है, तो गोवासू हम बोलते हुए जामासू को बोलते हैं कि तुम इससे लड़ सकते हो एक बार। उसके बाद गोकू जामासू को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। ये देख के जामासू को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे मारने के लिए एक ब्लेड अपने हाथ से निकालता है। तभी गोवासू उसे मना करते हुए बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लोग अपने यूनिवर्स में वापस से चले जाते हैं। उसके बाद गोहान फिर से बोलता है कि डैड मुझे आपकी ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें। तब गोकू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ फिर से चलता हूँ उस यूनिवर्स में, बट उससे जाने से पहले लगता है कि मैं अभी जिस जामासू से मिल के आया हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा इंसान है, मतलब काय है, और कहीं न कहीं ब्लैक गोकू उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये बात लॉर्ड बीरस सुनते हैं तो वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गोकू को बोलते हैं अपने साथ चलने के लिए। पर उससे पहले गोहान बोलता है कि प्लीज़ डैड मेरे साथ फिर से चलिए, उस यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गोकू वेजिटा फिर से गोहान के साथ जाते हैं गोकू ब्लैक से लड़ने के लिए। और इस बार जब वो गोकू ब्लैक से लड़ने जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे जामासू को भी देखते हैं और देख के उससे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि जामासू यहाँ पर कहाँ से आ गया। फिर गोकू ब्लैक से लड़ने लगता है और जामासू वेजिटा से लड़ने लगता है और गोहान गोकू की मदद कर रहा होता है एक तरफ। फिर भी गोकू ब्लैक उस समय गोकू पे बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद दोस्तों गोकू ब्लैक गोकू को फिर से नॉकआउट कर देता है और बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी गोहान एक बहुत बड़ी अटैक करता है और फिर से वेजिटा और गोकू को अपने टाइमलाइन में ले आता है। 2 बार हारने के बाद वेजिटा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो आखिरकार इसे जीत क्यों नहीं पा रहा है। उसके बाद दोस्तों वो लोग जामासू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जामासू बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि हमें देखना होगा कि ये जामासू अच्छा है कि नहीं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जामासू गोवासू को मारने का कोशिश कर रहा है, तो लॉर्ड बीरस खुद जाके जामासू को हकाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जामासू का एग्जिस्टेंस मिल जाता है। उसके बाद गोकू बोलता है तो क्या गोकू ब्लैक भी ख़त्म हो चुका है। तो लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि हाँ गोकू ब्लैक अब ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि तुम मॉर्टल्स के वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस बनते हैं, बट मैं गॉड हूँ, अगर मैंने उससे हक्काई किया तो वो यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे गोकू ब्लैक का एग्जिस्टेंस है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है और गोकू वेजिटा एक बार फिर से ट्रेनिंग करने के बाद गोहान के साथ उसके टाइमलाइन में वापस जाते हैं और बोलते हैं इस बार हम उसे ज़रूर हरा देंगे। बट इस बार गोकू और वेजिटा के साथ सुप्रीम काय भी होते हैं जो कि जाते हैं यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 10 दोनों के सुप्रीम काय गोकू और वेजिटा के साथ उस यूनिवर्स में जाते हैं फ्यूचर गोहान वाले में। उसके बाद गोकू और वेजिटा वापस से गोकू ब्लैक और जामासू से लड़ने लगते हैं। इस बार दोस्तों गोकू ब्लैक गोकू से ज़्यादा पावरफुल होता है और उस पर भारी भी पड़ने लगता है, और दूसरी तरफ वेजिटा भी इस बार इमॉर्टल जामासू से लड़ने में बहुत ज़्यादा ही सक्सेस होता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि उनके हाथ से बाजी निकल रही है तो वो दोनों आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, जिसके वजह से वो फिर से गोकू और वेजिटा से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तभी सुप्रीम काय उसे अपनी इयरिंग्स देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों भी आपस में फ्यूजन कर लो।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं तो वेजिटो को हम लोग पहली बार इस व्हाट इफ में देखते हैं। उसके बाद वेजिटो इविल जामासू से लड़ने लगता है, पर इस बार जामासू फिर से वेजिटो पे भारी पड़ने लगता है। उसके बाद कुछ समय तक लड़ने के बाद उन दोनों का फ्यूजन वापस से टूट जाता है, जो कि गोकू और वेजिटा में बदल जाता है। उसके बाद गोकू को समझ में नहीं आता कि वो उसे कैसे हराए, तो एक बहुत बड़ा स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट करता है और जामासू ब्लैक पर फेंकता है। पर दोस्तों क्योंकि जामासू ब्लैक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब गोकू पे ही फेंक देता है, जिसकी वजह से गोकू गायब हो जाता है। और ये देख के वेजिटा और गोहान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन गोहान के तो आँख से आंसू तक निकल जाता है ये देख के, और वेजिटा को भी लगता है कि अब शायद ये उनका अंत है। पर तभी अचानक से एक बहुत बड़ा वाइट लाइट साइन होता है और हम लोग देखते हैं पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को। उसके बाद जब इविल जामासू मतलब जामासू ब्लैक गोकू पे अटैक करता है, तो गोकू से डॉज करते हुए बहुत ही आसानी से हराने लगता है और कैसे भी करके गोकू ब्लैक को तो ख़त्म कर देता है। पर क्योंकि जामासू इमॉर्टल होता है, इसलिए उसकी सोल पूरी की पूरी अर्थ को कवर करने लगती है। उसके बाद गोकू को याद आता है कि ग्रैंड जेनो ने उसे एक बटन दिया था, जिसे प्रेस करने के बाद वो उसके पास आ जाएंगे। तो वो उस बटन को प्रेस करके ग्रैंड जेनो को बुलाता है, और जब ग्रैंड जेनो वहाँ पे आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया। तब वो बोलता है कि नहीं, ये हमने नहीं, उस शख्स ने किया है जो अभी पूरे यूनिवर्स को घेरे हुए है। जेनो बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अभी इजिप्शियन से ही इरेज कर देता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जेनो पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म करने लगते हैं। तभी गोकू, वेजिटा और बाकी सारे काइज और फ्यूचर गोहान ये सब वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरा यूनिवर्स इरेज हो जाता है। पर दोस्तों इस यूनिवर्स के जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। जैसे में कि इस यूनिवर्स के ट्रंक्स और जूनियर बारडॉग बचे रहते हैं, जो कि पहले से ही फ्यूचर में जा चुके होते हैं, जिन्हें गोहान लेके आता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि शायद वो उसे ख़त्म कर देंगे। बाकी सारे लोग इस यूनिवर्स के लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं, एक्सेप्ट में बस एक माई बची रहती है। उसके बाद गोकू विश से मिलता है और वो बोलता है कि विश, मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैंने उसे स्पिरिट बम मारा तो वो वापस से मेरे पे आया, और उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ही अलग फील करने लगा और मेरी बॉडी खुद से ही रिएक्ट करने लगी। तब विश उसे ये सब सुनकर बोलता है कि शायद तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पा लिया है। तभी गोकू बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है। तो बोलता है कि ये एक एंजल्स की टेक्निक है, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करती है किसी भी हमले को आते हुए देखकर। तो गोकू बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसे में ट्रेन कर सकते हो। तो विश बोलता है कि ठीक है। पर ये बात सुन के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो फिर गोकू से एक कदम पीछे जा चुका होता है। तभी वो लॉर्ड बीरस से पूछता है कि क्या उसे वो ट्रेन कर सकते हैं किसी तरह से, ताकि वो गोकू से आगे बढ़ सके। तो लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा बात है तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ, बट मेरी ट्रेनिंग विश के ट्रेनिंग से बहुत ही अलग होगी। तो वेजिटा बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं गोकू को एक न एक दिन पीछे छोड़ सकूँ। तभी बीरस वेजिटा को लेके जाके अलग से ट्रेनिंग देने लगते हैं, और विश यहाँ पे गोकू को उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट करने में लग जाता है, और रेडिट्स, गोहान और बारडॉक आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो इस टाइमलाइन के रेडिट्स, बारडॉक और गोहान ने सुपर सैयन 2 को ब्लू फॉर्म में मिलाने का सीख चुके हैं, और सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक को भी पा चुके हैं बहुत पहले ही। उसके बाद दोस्तों जैसे कि टाइम बीत जाता है 3 से 4 महीना, उसके बाद गोकू को याद आता है कि ग्रैंड जेनो ने टूर्नामेंट का फैसला किया था, बट उन्होंने अभी तक इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। तो वो जेनो से मिलने जाता है और बोलता है कि आपने टूर्नामेंट का बात किया था जो अभी तक हुआ नहीं है। तो जेनो बोलता है कि हाँ मैं तो भूल ही चुका था, चलो ठीक है अब मैं वापस से टूर्नामेंट को शुरू करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ग्रैंड प्रिस्ट सारे यूनिवर्स में जाके बोलते हैं कि तुम्हें अपने यूनिवर्स से 10 योद्धाओं को लाना है टूर्नामेंट में, और अपनी पूरी जी जान लगा के टूर्नामेंट में फ़ाइट करना है, और जो अंतिम तक सर्वाइव करेगा इस टूर्नामेंट में वही विजेता होगा, और जो इस टूर्नामेंट को हारेगा उसके यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा, इसलिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना। सुन के यूनिवर्स 7 के सारे योद्धा डर जाते हैं कि इरेज कर देंगे, इसका मतलब क्या है। तो ग्रैंड बोलते हैं कि पूरी की पूरे एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर दिया जाएगा, बस एंजल्स को छोड़कर। सुनकर बीरस भी बहुत डर जाता है और वो गोकू पे बहुत ही गुस्सा करता है, पर बीरस को कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि वो ही जीतेगा इस टूर्नामेंट को। उसके बाद गोकू यूनिवर्स 7 से 10 फाइटर्स को चुनने लगता है। उसके बाद दोस्तों टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और सभी यूनिवर्स से 10-10 प्लेयर आए होते हैं। अपने यूनिवर्स 7 से जो 10 प्लेयर हैं उनमें से सबसे पहला है पिकलो, दूसरा एंड्रॉयड 16, तीसरा एंड्रॉयड 17, चौथा एंड्रॉयड 18, चौथा रेडिट्स, पांचवा पारडॉक, छठा गोहान, सातवां ब्रोली, आठवां पिकलो, नौवां वेजिटा और 10वां इन सब का जो लीडर होता है वो है हमारा गोकू।
और उसके बाद बाकी सारे लोग टूर्नामेंट में इंटर कर जाते हैं फाइट करने के लिए। और देखते ही देखते बैटल शुरू हो जाता है। और उसका नियम ये होता है कि 45 मिनट तक जो भी यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा प्लेयर इस टूर्नामेंट में बचा हुआ रहेगा वही यूनिवर्स जीतेगा। और जीते वाले यूनिवर्स को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे और वो अपनी कोई भी एक विश मांग सकता है। और उसके अलावा जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे उसी समय इरेज कर दिया जाएगा, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट पहले ही बता चुके होते हैं। और उसके बाद दोस्तों फाइट शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते यूनिवर्स के प्लेयर दूसरे यूनिवर्स के प्लेयर पे हमला करने लगते हैं। जहाँ पर पहला यूनिवर्स इरेज होता है वो होता है यूनिवर्स 9, क्योंकि यूनिवर्स के सारे प्लेयर्स ही सबसे पहले आउट हो जाते हैं, जिसके वजह से जेनो उस यूनिवर्स को पूरी तरह से इरेज कर देता है। और ये देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग नहीं जीतेंगे तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे यूनिवर्स को भी ख़त्म करवा देंगे। और इसके बाद सभी लोग अपनी पूरी जी जान से लड़ने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही यूनिवर्स 3 के 5 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो बाकी पांचों प्लेयर बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और वो लोग आपस में मिलकर एक फ्यूजन कर लेते हैं, जिसे हम लोग एनालाजा के नाम से जानते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है हर एक मेंबर पे, पर उसे रोकने के लिए यूनिवर्स 7 से हमारे गोहान और बारडॉक जाते हैं, जहाँ पर गोहान और बारडॉक मिलके उसे बहुत ही आसानी से डोमिनेट करने लगते हैं। पर वो अपने पावर का यूज करते हुए एक टाइम के लिए बारडॉक को तो सरपास कर देता है, पर गोहान अपनी फुल पावर में आते हुए अपनी मिस्टिक फॉर्म को जब सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में मिलाता है तो वो एनालाजा को बहुत ही आसानी से ओवर पावर करता है। और उसके बाद वो अपनी एक ही की ब्लास्ट में उससे भी रिंग से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से उसका भी यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाता है। और देखते ही देखते दोस्तों बहुत ही सारे यूनिवर्सेस एलिमिनेट हो जाते हैं, जहाँ पर गोकू एक ऐसे फाइटर को खोज रहा होता है जो उसके बराबरी का हो। उसी तरफ वेजिटा एक दो बार यूनिवर्स 6 में कावा की हेल्प कर देता है, क्योंकि वो और आप लोग तो हम लोग सब जानते हैं कि वेजिटा कावा को बहुत ही ज़्यादा मानता है एक टीचर और स्टूडेंट की वजह से। उसके बाद गोकू यूनिवर्स 11 के एक बंदे से मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और गोकू को लगता है कि वही उसके लायक का फाइटर है। और वो दोस्तों और कोई नहीं बल्कि जीरन द ग्रे होता है, जो कि गोकू को देख के वो भी समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद दोस्तों उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। और जब दोनों की फ़ाइट शुरू होती है तो शुरुआत में जीरन गोकू को ओवर पावर कर रहा होता है, पर दोस्तों गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में जाके जीरन से वापस से लड़ने लगता है, जहाँ पर जीरन गोकू को उस समय भी डोमिनेट करने लगता है। और ये देख के बहुत ही सारे यूनिवर्स 7 के फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि जीरन कैसे ही गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। और उसके बाद भी दोस्तों गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में ही जीरन से लड़ रहा होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि गोकू सबसे पहले अपनी कम पावर का ही यूज करके सामने वाले फाइटर की ताकत को देखता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसी वजह से गोकू उससे भी अपनी सुपर सैयन ब्लू में लड़ रहा होता है। और एक बार के लिए जीरन तो गोकू को नॉकआउट कर ही देता, पर गोकू जैसे ही रिंग के बाहर गिरने वाला होता है तभी पिकलो आके गोकू को बचा लेता है गिरने से। और उसके बाद पिकलो को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं होते तो मैं शायद आउट ही हो जाता बिना अपनी फुल पावर को दिखाए हुए। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 11 के ही एक बंदे से लड़ रहा होता है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि टोप्पो ही होता है। और टोप्पो और वेजिटा में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे शुरुआत में टोप्पो वेजिटा को ओवर पावर कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी ये बात सुन के वेजिटा हंसता है और बोलता है कि तुम एक अकेले ही ऐसे बंदे नहीं हो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है, मैं भी अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा को अल्ट्रा ईगो का फॉर्म में जाते हुए देखते हैं, और ये देख के यूनिवर्स 7 के साथ यूनिवर्स 11 के भी बहुत सारे बंदे डर जाते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक मॉर्टल जिसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बहुत हद तक की पावर आ चुकी होती है। और उसके बाद वेजिटा टोप्पो को डोमिनेट करते हुए सीधे एक पंच में ही रिंग के पास पहुंचा देता है। मेरा मतलब वो उसे नॉकआउट करने ही वाला होता है, पर वो लास्ट मोमेंट पे रिंग के पास जाकर लटक जाता है। और उसके बाद वो वापस से लड़ने के लिए आता है, तभी वेजिटा उसे एक किक देता है और एक पंच फेस पे देता है और उसके बाद एक की ब्लास्ट उस पर फेंकता है, जिसकी वजह से वो वापस से ही रिंग के बाहर गिर जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और दोस्तों इधर हम लोग देख रहे होते हैं कि एंड्रॉयड 16-17 मिलकर अदर यूनिवर्सेस के बहुत सारे प्लेयर को आउट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से लड़ाई करते हुए
कि 16 पे पीछे से एक अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एंड्रॉयड 16 टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाता है और वो रिंग के बाहर चला जाता है। ये देख के एंड्रॉयड 17 को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उस बंदे पे एक सीधा अटैक करता है, जिसके वजह से वो भी नॉकआउट हो जाता है। फिर दोस्तों ऐसे ही देखते हुए बहुत ही आगे तक चला जाता है फाइट, और हम लोग देख रहे होते हैं कि गोहान हिट से लड़ रहा होता है, जहाँ पर गोहान हिट को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स का गोहान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो वो हिट को भी बहुत आसानी से हरा रहा होता है और उसके बाद वो हिट को भी नॉकआउट कर देता है। और ये देख के चांपा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो केफला और केल को बोलता है कि आपस में फ्यूजन कर ले, सॉरी केल और केफला को, खलीफा को। और उसके बाद जैसे ही वो दोनों फ्यूजन करते हैं वो केफला में बदल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों पर भारी पड़ रही होती है। पर उससे भी लड़ने के लिए हमारे यूनिवर्स में से इस बार गोहान नहीं लड़ता है बल्कि ब्रोली उससे लड़ता है और वो उससे बहुत ही आसानी से हरा देता है। दोस्तों हम लोग तो सब जानते हैं कि सुपर सैयन लेजेंडरी ब्रोली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद दोस्तों यूनिवर्स 6 के भी सारे के सारे प्लेयर्स बाहर होने की वजह से वो यूनिवर्स भी इरेज हो जाता है। दोस्तों इस टाइम पे अभी बस 2 ही यूनिवर्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक यूनिवर्स 7 है और एक यूनिवर्स 11 है। यूनिवर्स 7 के जहाँ पे बहुत सारे ही लोग अभी भी रिंग के अंदर होते हैं, वहीं पे यूनिवर्स 11 का मात्र 2 ही बंदा अंदर होता है, जिसमें से एक डेस्पो होता है और दूसरा जीरन होता है। जहाँ पे डेस्पो गोहान से लड़ने जाता है तो गोहान उसे बहुत ही आसानी से आउट कर देता है और उसके बाद जीरन और गोकू की लड़ाई होती है, जहाँ पे गोकू को वेजिटा रोकता है कि इससे मैं लड़ने जाऊँगा। तभी गोकू बोलता है कि नहीं, ये मेरा फाइट है और इससे मैं ही लड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते गोकू और जीरन में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर फिर से जीरन गोकू को ओवर पावर करने लगता है सुपर सैयन ब्लू में। पर तभी गोकू को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का यूज़ करने लगता है और जीरन को थोड़ी बहुत टक्कर देने लगता है। पर जीरन ये देख के बोलता है कि अगर यही तुम्हारी फुल पावर है तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और ये सुनकर गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सुपर सैयन ट्रू ब्लू एवोल्यूशन में चला जाता है और जीरन को पूरी तरह से बराबरी का टक्कर देने लगता है। और ये देख के जीरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अगर वो हार गया तो उसका यूनिवर्स भी इरेज हो जाएगा। तो वो अपने लिमिट को ब्रेक करते हुए फॉर्म को पा लेता है, जो कि होता है लिमिट ब्रेकर। उसके बाद दोस्तों जीरन फिर से गोकू को ओवर पावर करने लगता है और ये देख के वेजिटा गोकू को बोलता है कि अब इससे मैं लड़ूंगा। तब गोकू उसे मना करता है, बोलता है कि ये मेरी फाइट है, इसे मैं ही कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को, जिसे देख के सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान हो जाते हैं। मॉर्टल जिसके पास एंजल्स की टेक्निक है, और ये देख के वेजिटा भी हैरान हो जाता है कि इसके पास फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जिसे उसने जामासू और गोकू ब्लैक पे यूज किया था। और दोस्तों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अभी सिर्फ जीरन को टक्कर ही दे पा रहा होता है, उसे डोमिनेट नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद गोकू जीरन को बोलता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे फाइटर हो, तुम्हारे जैसे फाइटर से मैंने आज तक नहीं लड़ा है। और उसके बाद गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है, जिसे देख के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान हो जाते हैं। और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो भी बचे हुए होते हैं वो गोकू को खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो ऐसा पहला मॉर्टल होता है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को मास्टर कर लिया है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक भी अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं कर पाए होते हैं। इसीलिए सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और उसके बाद गोकू जीरन को फिर से वही बातें बोलता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर अब ये टाइम आ चुका है कि मैं इस टूर्नामेंट को जीतूँ। और वो जीरन से फिर लड़ने लगता है और जीरन के पास बहुत ही सुपर स्पीड में जाके एक पंच मारता है, जहाँ पर जीरन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा होता है और उसके माउथ से लिटरली ब्लीड भी खून निकल चुका होता है। और उसके बाद गोकू उसे फिर से एक की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर फेंकाता है। और फिर से गोकू जीरन को खड़ा होने का मौका नहीं देता है और उसे फिर से एक पंच मारता है और एक किक मारता है, जिसके वजह से वो रिंग के बाहर चला जाता है। दोस्तों इस यूनिवर्स में इस टाइमलाइन में हमारे यूनिवर्स 7 के बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स बचे होते हैं इस रिंग में। और उसके बाद यूनिवर्स 7 को ही विजेता मान लिया जाता है। और फिर यूनिवर्स 7 को वो मौका मिलता है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल से कोई भी अपनी एक विश मांगे, जहाँ पे वेजिटा सोचता है कि क्यों ना हम लोग किंग प्लैनेट वेजिटा को रिवाइव करें। पर गोकू उसे मना करते हुए बोलता है कि हमारी एक ख्वाहिश की वजह से बाकी सारे के सारे यूनिवर्सेस इरेज हो चुके हैं। तो भी वेजिटा बोलता है कि अगर यही बात है तो हम लोग ड्रैगन से विश करेंगे कि बाकी सारे के सारे यूनिवर्सेस जो भी अभी इरेज हुए हैं वो वापस से आ जाएं।
और गोकू यही विश ग्रैंड प्रिस्ट को बोलता है और ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि वेरी वेल, और वो सुपर ड्रैगन बॉल मतलब कि सुपर सेनरॉन से ये विश मांगते हैं। और उसके बाद सेनरॉन जो भी यूनिवर्स अभी इरेज हुआ होता है उसे वापस से विश बैक कर देता है। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा बधाई देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल्स हो पूरे मल्टीवर्स के, मैं तुम दोनों को ट्रेन करना चाहूँगा अगर तुम दोनों की मर्जी हो तो। और ये सुन के गोकू और वेजिटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसे सीधे ग्रैंड प्रिस्ट ने ऑफर किया है ट्रेनिंग देने का, कि किंग ऑफ ऑल एंजल जो कि ग्रैंड प्रिस्ट है वो उसे ऑफर कर रहे हैं खुद से ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि बहुत बड़ा बात रखता है। दोस्तों इसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, गोकू वेजिटा और बाकी सारे जी वॉरियर्स धरती पे चले जाते हैं और ब्रोली चला जाता है प्लैनेट नैमेक पे। उसके कुछ दिनों बाद या फिर एक महीने के आसपास में सुप्रीम काय धरती पे आते हैं और गोकू वेजिटा से बोलते हैं कि एक इविल विजर्ड जो कि मोड़ो है वो अपनी कैच से निकल चुका है और अब वो बहुत सारी लाइफ फोर्सेस को ख़त्म कर रहा है, तो मेरी मदद करो उसे रोकने में। ये सुन के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये भी कोई है, मतलब कि वो लाइफ फोर्सेस को एग्जिस्ट से ख़त्म कर रहा है। तो वजह से यूनिवर्स का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और वो बहुत सारे ही मासूम लोगों को मार रहा है और उसकी लाइफ फोर्स को ख़त्म कर रहा है और उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। ये सुन के गोकू वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि कोई ऐसा भी शख्स है जो सीधे लाइफ फोर्स को ही ख़त्म कर रहा है और उसे अपने अंदर समा ले रहा है। तो सुप्रीम काय बोलते हैं कि जल्दी से चल के मेरी मदद करो। तभी गोकू और वेजिटा उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही पहली बार मोड़ो को देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि मोड़ो देखने में बहुत ही ज़्यादा पतला और अजीब लग रहा होता है। भले ही उसका चेहरा एक बकरे की तरह क्यों ना हो, पर शुरुआत में दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि मोड़ो कैसा दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा था। और वो लोग जैसे ही लड़ने के लिए मोड़ो के पास जाते हैं तो मोड़ो उन दोनों के एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो हमें बिना टच किए हुए भी हमारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद गोकू वेजिटा हवा में उड़ने लगते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जहाँ पे वो लोग मोड़ो से एक हैंड ऊपर चले जाते हैं। पर तभी मोड़ो उन्हें बोलता है कि अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर होती तो मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता, और अगर मेरे पास मेरी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन होती, मतलब मेरा पुराना बॉडी होता, तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देता। तो ये बात सुन के वेजिटा मोड़ो को एक चांस देता है, उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पुराने फॉर्म और अपनी मैजिक को वापस से पा लो, तब मैं तुमसे लड़ूंगा, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में भी हुआ था। उसके बाद वेजिटा मोड़ो को जाने देता है और कुछ दिनों में ही मोड़ो वापस से आता है और वो गोकू वेजिटा से फाइट करने लगता है, जहाँ पर मोड़ो अब सच में गोकू से और वेजिटा से एक हाथ ऊपर चला गया है फाइट करने में। दोस्तों इस टाइम पे मोड़ो इसलिए गोकू वेजिटा को हरा रहा है क्योंकि गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर का यूज न करते हुए सिर्फ और सिर्फ सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तक की पावर को यूज कर रहे हैं। अगर गोकू यहाँ पे अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करे और वेजिटा अपनी डिस्ट्रक्शन की फुल पावर को यूज करे अल्ट्रा ईगो को, तो वो मोड़ो को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। पर गोकू और वेजिटा क्योंकि एक सैयन है तो हमेशा ही अपने ओपोनेंट्स को देखना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाद वो अपनी फुल पावर का यूज करते हैं, जैसा कि गोकू ने किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन के खिलाफ। और इसके बाद भी वेजिटा मोड़ो को बोलता है कि अगर यही तुम्हारी फुल पावर है तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ, जिसे सुन के मोड़ो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद मोड़ो वेजिटा से बोलता है तुम्हें अपनी पावर पे इतना ही ज़्यादा भरोसा है तो रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके बाद वो गोकू वेजिटा पे की अटैक करता है और जाकर एंड्रॉयड OG73 को सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरा मतलब जैसे कि उसने मांगा में OG73 को निगल लिया था और उसके बाद उसने अपनी फुल ट्रांसफॉर्मेशन को पाया था, जिसे देख कर गोकू वेजिटा सच में बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि कोई इतना भी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उनकी पावर को देख के गोकू वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर फिर भी वेजिटा और गोकू मोड़ो से अभी भी डर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि गोकू के पास अभी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है जिसे उसने बहुत हद तक परफेक्ट भी कर चुका है, और वेजिटा के पास अपनी अल्ट्रा ईगो है। और उसके बाद मोड़ो गोकू और वेजिटा से बोलता है कि अब तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो गोकू वेजिटा पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है। सबसे पहले वो गोकू के पेट में एक पंच मारता है और देखते ही देखते वेजिटा के फेस पे एक नी मारता है, जिसकी वजह से गोकू वेजिटा को बहुत ज़्यादा ही चोट लगता है। पर इसके बाद वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू को बोलता है कैकारोट तुम अब पीछे हटो, इससे मैं लड़ूंगा। और वेजिटा सीधे देखते ही देखते अपने अल्ट्रा ईगो के फॉर्म में जाता है और मोड़ो पे हमला करने लगता है, जहाँ पे वो अपने स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मोड़ो के जिस्म से OG73 को अलग कर देता है। और उसके बाद वो मोड़ो पे इतने ज़्यादा पंच मारता है जिसके वजह से
उसके अंदर से जितने भी लाइफ फोर्स उसने एब्जॉर्ब किए थे सब के सब निकल जाते हैं, जिसके वजह से मोड़ो अगेन से बहुत ही ज़्यादा पतला दिखने लगता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। उसके बाद वेजिटा उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है हक्काई का यूज करके। ये देख के गोकू और सुप्रीम काय बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि आखिरकार मोड़ो अब ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद गोकू और वेजिटा को याद आता है कि ग्रैंड पिस्ट ने उसे ऑफर किया था ट्रेनिंग देने का, तो वो सुप्रीम काय के साथ पहले तो बीरस के प्लेनेट पे जाते हैं और उसके बाद वो विश से बोलते हैं कि ग्रैंड पिस्ट ने हमें ऑफर दिया था कि वो हमें ट्रेन करेंगे, तो अब हमें जेनोसामा के प्लेस पे जाना होगा ताकि वो हमें ट्रेन कर सके। उसके बाद विश गोकू और वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट के पास लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को ट्रेन करने लगते हैं। और इधर एक तरफ जहाँ पर गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट सीरियल पे हम लोग देखते हैं कि एक ग्रेन्योला नाम का बंदा होता है जिसने ड्रैगन से विश मांगी होती है कि वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल बन जाए, जिसकी वजह से ड्रैगन उसकी विश तो पूरा कर देता है, पर उसे ये शर्त रखता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बस 3 ही साल बचेंगे तुम्हारे पास, जिसे वो एक्सेप्ट करता है और अपनी विश को फुलफिल करता है। उसके बाद वो इलेक और उसके गैंग के पास जाता है और बोलता है कि जिन साइंस ने मेरे प्लैनेट को ख़त्म किया था वो अब कहाँ हैं। तो वहीं पर इलेक उससे बताता है कि वो साइंस अभी धरती पर हैं और तो और है, मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो ग्रैनोला। तभी ग्रैनोला अपनी पावर का एक झलक दिखाते हुए बोलता है कि मैं अभी इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने एक ड्रैगन से विश मांगा था। ये सुन के इलेक बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो पूछता है कि वो ड्रैगन किसके पास था, तो वो बताता है कि मेरे पास 2 ड्रैगन बॉल्स थे, जिसकी वजह से एक ड्रैगन आया था और मैंने उससे विश मांगी। इसके बदले में मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ी, बस 3 साल को छोड़कर, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी इस ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है कि मैं उन साइंस को ख़त्म कर सकूं। तो एलेक उसे बताता है कि वो साइंस अभी धरती पर हैं, अगर तुम उन्हें ख़त्म करना चाहते हो तो हम उन्हें इस प्लैनेट पे वापस से ले आएंगे, बस तुम हमारे इशारे का इंतज़ार करना। उसके बाद दोस्तों इलेक के भाई बहन मैकी और ऑयल धरती पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक शख्स है जो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है और हमारे लोगों को भी मार रहा है। तो ये सुन के बारडॉक और रेडिट्स और गोहान उनकी मदद करने के लिए प्लैनेट सीरियल पे चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रेनोला एकदम से उन पर हमला कर देता है। दोस्तों इस सीरीज में गोकू और वेजिटा इसलिए नहीं गए हैं ग्रेनोला के पास क्योंकि वो अभी इस यूनिवर्स से बाहर ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो अभी ग्रेनोला के बारे में जानते भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही रेडिट्स, बारडॉक और गोहान प्लैनेट सीरियल पे जाता है तो ग्रेनोला उन पे हमला करने लगता है और उन्हें बेदर्दी से मारने लगता है। पर तभी अचानक से बारडॉक को ग्रेनोला याद आता है और वो बोलता है कि तुम तो वही बच्चे हो जिसकी जान मैंने बचाई थी। पर ग्रेनोला बारडॉक की एक भी बात नहीं सुनता और उस पर हमला करने लगता है। फिर कैसे तैसे भी करके तीनों लोग मिलके ग्रेनोला से लड़ रहे होते हैं, पर वो उससे जीत नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि ग्रेनोला इस समय पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही लड़ाई होती रहती है तो ग्रेनोला गोहान पे अटैक करता है और रेडिट्स को पीछे से मारता है और बारडॉक पे सीधे की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो तीनों में बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। और जैसे ही वो गोहान पे एक फाइनल डेथ बीम कर रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और ग्रेनोला का अटैक को रोक देते हैं। क्योंकि इस समय गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है तो वो वापस से धरती पे जाते हैं और धरती पे जाने के बाद पिकलो उससे बताता है कि 2 शख्स आए थे मैकी और ऑयल नाम के, जिन्होंने बोला कि उनके प्लैनेट पे खतरा है जो कि उन्हें मार रहा है, मतलब उनकी प्रजाति को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और उनके लोगों को मार रहा है। तो ये सुन के बारडॉक, गोहान और रेडिट्स उस शख्स बंदे से लड़ने के लिए उसके प्लैनेट पे गए हैं, पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला, मतलब बहुत देर से गए हैं, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो गोकू वेजिटा उनके पीछे पीछे तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइट में जैसे ही गोकू वेजिटा इंटर होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, तुम जो भी हो, तुमने तीनों को बहुत ही आसानी से हरा दिया अकेले ही। मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है, पर तुम्हारी ताकत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम अब हमें हरा सको। तो ग्रेनोला बोलता है कि मैंने एक ड्रैगन से विश मांगा है कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बनूँ, तो तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। तो इस बात पे वेजिटा उसे बोलता है कि हो सकता है कि तुमने ये विश मांगा हो, पर हम लोग उस समय इस यूनिवर्स में नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम हम लोग से ज़्यादा ताकतवर हो। उसके बाद वेजिटा ग्रेनोला से लड़ने लगता है, पर तभी बारडॉक वेजिटा को रोकता है और बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है हम साइंस ने ही इसके प्रजाति को ख़त्म किया था और इसके प्लैनेट को ख़त्म किया था,
और मैं खुद था जिसने इसे बचाया था। पर ये बात सुन के ग्रेनोला को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो वेजिटा पर अटैक करने लगता है। पर वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और उसे डोमिनेट करके उसे हराने लगता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहाँ पर अचानक से मोनाइटो आ जाता है और वो बताता है इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, बार्डोक जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। और बार्डोक मोनाइटो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। तो मोनाइटो बोलता है कि हाँ, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और ये वही बच्चा है जिसे तुमने बचाया था। तो बार्डोक बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तब मोनाइटो ग्रेनोला को सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद ग्रेनोला शांत हो जाता है। पर तभी वहाँ पे अचानक से गैस आ जाता है और एलेक ने उसके लिए भी यही विश मांगी है कि वो इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बंदा बन जाए। तो वो वेजिटा से लड़ने लगता है। पर दोस्तों, इस समय गोकू और वेजिटा की जो पावर है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कब का पार कर चुकी है, कि उन दोनों ने ट्रेनिंग किया है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ जाके। तो इसके वजह से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को पार कर चुके हैं। और ड्रैगन ने जो विश गैस को दिया है वो यही है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा तो हो जाओगे, पर तुम किसी गॉड से ऊपर नहीं जाओगे। और गोकू वेजिटा इसमें क्योंकि गॉड से ऊपर है, तो ड्रैगन ने उसे ये क्लियर किया था कि इस धरती पे अभी दो ऐसे, मतलब इस यूनिवर्स में अभी दो ऐसे लोग हैं जिनका पावर लेवल गॉड को सरपास कर चुका है, तो तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगे। तो एलेक को ये समझ में नहीं आता है कि वो दो लोग और कोई नहीं, मतलब यही सेयंस है। तो वो इस विश को ग्रांट करते हुए इसको पूरा मांग लेता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही गैस लड़ने आता है तो गोकू उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा ही अटैक करता है। और उसके बाद वो उसे बताता है कि तुम मुझसे मत लड़ो, तुम नहीं जीत सकते हो। तो गैस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने विजर्कर फॉर्म में चल जाता है लड़ने के लिए। पर तब भी गोकू अपनी परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और उसके बाद वो गैस पे बहुत ही पंच मारता है जोर से, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला जाता है। ये देख के एलेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू पे एक गन से शॉट मारता है। पर गोहान उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो सीधे एक की अटैक में ही एलेक को ख़त्म कर देता है, जिसे देख के गैस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और एक बार फिर से अपनी विजर्कर फॉर्म को सरपास करते हुए एक नई फॉर्म में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पावर लेवल इस समय बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पर दोस्तों, जैसा कि वो अभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है, तो गोकू उसे बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। और उसके बाद गोकू को समझ में आया था कि उसकी बात को नहीं सुनेगा, तो वो उसकी नॉकआउट करके उसे सीधे एक गर्दन पे एक कराटे चॉप मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने अभी तक इसकी जान क्यों नहीं ली, इसे सिर्फ बेहोश ही क्यों किया। तो गोकू बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो वही कर रहा है जो इसे इसके बड़े भाई ने कहा है करने के लिए। पर तभी हम लोग अचानक से देखते हैं कि ग्रेनोला गैस पे एक जोर से की अटैक करता है, जिसके वजह से उसकी जान सीधे चली जाती है। और ये देख के गोकू वेजिटा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने इसकी जान क्यों ली। तभी ग्रेनोला उसे बोलता है कि इसकी ही वजह से मैंने अपने प्लेनेट को खोया था और अब इसकी जान भी मेरे ही हाथों जानी थी। और उसके बाद वो लोग मैकी और ऑयल को भी जान से मार देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा व्हाट इफ का ये पूरा सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद गोकू, वेजिटा, बार्डोक, रेडिट्स और गोहान वापस से धरती पर चले जाते हैं और ग्रेनोला और मोनाइटो वापस से प्लैनेट सीरियल पर रहने लगते हैं। और दोस्तों, यही हमारे इस व्हाट इफ का एंड है, क्योंकि दोस्तों अभी इसके बाद का कोई चैप्टर नहीं आया, मतलब कोई नेक्स्ट आर्क नहीं आया, तो मैं उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा व्हाट इफ और इस सीरीज़ का पूरा पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप सो कि आपको ये व्हाट इफ का सीरीज़ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्हाट इफ का सीरीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी ऐसी ही एक नेक्स्ट व्हाट इफ पर।